Hey, what's up everybody and welcome back to Skillco Tutorials. In this tutorial हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। HTML के बारे में ये पूरा कोर्स होने वाला है एंड साथ ही साथ इस वीडियो की मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी दूंगा जिसके अंदर HTML के जितने भी टैग्स हम यूज़ करने वाले हैं वो एंड साथ में उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी होगी, यानी कि इस वीडियो के एंड होने के बाद भी आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा जिसको आप फ्यूचर में रेफर कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अभी डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वीडियो के बाद भी डाउनलोड करना चाहते हो तब भी कर सकते हो एंड देयर आर नो ऑब्लिगेशंस फॉर दैट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिकल कोडिंग करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। थियरी है हमारे पास 3-4 स्लाइड्स मैंने बना के रखी हैं, जिनके बारे में अभी हम स्टार्टिंग में बात करेंगे। बट ज़्यादातर टाइम हम प्रैक्टिकली कोड एडिटर में कोड करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल आई हैव टू डिस्कस इन द इंट्रो। लेट्स स्टार्ट विद आवर पीपीटी। Fundamentals of HTML, understanding its significance in web development. So let's start with introduction. किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन लेने के लिए हम सबसे पहले उसका फुल फॉर्म देखते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म है HTML का एंड बाकी की चीज़ें आप पढ़ सकते हो। मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूंगा अपनी भाषा में कि यार ये चीज़ें लिखी क्यों हुई है इधर। आपने कभी भी मकान बनते हुए देखा होगा, कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप गए होगे तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्टली बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल दे जो पिलर्स होते हैं उनको खोदते हैं, थोड़ा अंडरग्राउंड जाते हैं नीचे, बहुत लंबे, अगर फ्लैट थोड़ा लंबा है तो उसके लिए लंबे पिलर खोदे जाते हैं। उसके बाद वो जो पिलर होते हैं उनको सिक्योर करके रखते हैं एंड देन उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होता है वो स्टार्ट होता है, किसी भी मकान का, फ्लैट का, वट एवर वी वांट टू कॉल। तो बेसिकली मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज एचटीएमएल भी कुछ उसी तरीके का ही है। एचटीएमएल के ऊपर सारी वेबसाइट्स बनती है। आपने जितनी भी वेबसाइट अपनी जिंदगी में देखी हो वो सारी की सारी वेबसाइट्स एचटीएमएल के ऊपर बनी है। एचटीएमएल आप ये ऐसा कह सकते हैं कि यार अगर ह्यूमंस बोन के बिना कुछ भी नहीं है, तो वेबसाइट्स भी एचटीएमएल के बिना कुछ भी नहीं। राइट नाउ आपको ये मेरी बातें थोड़ी ऑकवर्ड लग रही होंगी, बट जैसे-जैसे हम काम करेंगे आगे वैसे-वैसे आपको आइडिया आता जाएगा कि यार एचटीएमएल क्यों इतनी क्रूशियल है। ठीक है? सो दैट इज़ द थिंग आई वांटेड टू क्लियर अबाउट। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करते हैं कोर कंपोनेंट्स ऑफ एचटीएमएल के बारे में। अब देखो, ये तो समझ लिया कि यार एचटीएमएल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें सीखनी पड़ेगी, उसके बिना वेबसाइट नहीं बना सकते, ब्ला 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 ब्ला। बहुत बोल दिया उमर भाई ने। बट आगे क्या? एचटीएमएल के अंदर क्या? क्या सीखेंगे? क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या ये वेब वेरिएबल्स के साथ काम करती है? इफ एल्स कंडीशन होते हैं? ना, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती है। इसके अंदर प्राइमरली हम एक ही चीज़ को सीखते हैं, वो है टैग्स। टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स, ये 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। टैग्स बेसिकली क्या होते हैं? अ वे ऑफ क्रिएटिंग एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। जस्ट मान लो कि यार मुझे हेडिंग बनानी है, बड़ी वाली हेडिंग, जो मेन हेडिंग होती है ना पेज की वैसी बनानी है, तो मैं H1 टैग का यूज़ करता हूँ एचटीएमएल में। मान लो कि मुझे बहुत ही छोटी हेडिंग बनानी है, एकदम छोटी हेडिंग, तो मैं H6 हेडिंग टैग का यूज़ करूँगा एचटीएमएल के अंदर। वैसे ही मान लो मुझे पैराग्राफ का यूज़ करना है, मुझे थोड़ा लंबा टेक्स्ट बड़ा-सा उसको दिखाना है, तो मैं उसके लिए पी टैग का यूज़ करूँगा। मान लो कि मुझे कोई लिंक को ऐड करना है, तो उसके लिए मैं ए एंकर टैग का यूज़ करूँगा और ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इन सारे टैग्स के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जो नहीं हम इंस्टाग्राम पे जब रील पोस्ट करते तब कैप्शन में आती है कि यार तुम कुछ एक्स्ट्रा डालना चाहते हो कि नहीं, टैग्स है, हैशटैग्स डालना चाहते हो कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी होते हैं एंड इन्हीं टैग्स और एट्रीब्यूट्स को मिला के बनते हैं हमारे पास एचटीएमएल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? मान लो किसी वेबसाइट में नया बार एक एलिमेंट हुआ, मान लो किसी वेबसाइट में जो सेंटर ऑफ द पेज जो कंटेंट है, मान लो कि एक लॉगिन पेज है, तो उसके सेंटर में जो बॉक्स बना हुआ होगा, वो एक एलिमेंट है। उसके अंदर मान लो 2 इनपुट के फील्ड होंगे, ईमेल और पासवर्ड के, नीचे बटन है। तो वो जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो एक एलिमेंट है। उसके बाद नीचे फुटर होगा, फुटर के अंदर कॉपीराइट लिखा होगा, वो एक एलिमेंट है। तो उन्हीं एलिमेंट्स को बना के एक वेब पेज बनता है। टैग्स और एट्रीब्यूट्स एलिमेंट को बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलकर बनते हैं वेबसाइट की, पूरा का पूरा एक पेज बन जाता है। उसी तरीके से हम वेबसाइट के ऊपर काम कर राइट नाउ। ये थोड़ा और भी ऑकवर्ड लग रहा होगा बट वी विल गेट टू इट। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। एचटीएमएल का रोल क्या होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर एंड क्या ओनली एचटीएमएल से वेबसाइट बनाई जा सकती है? वेल नहीं, ओनली एचटीएमएल से तो वेबसाइट कभी भी नहीं बना सकते तुम।
क्योंकि मैंने अभी 2-3 मिनट पहले ही कहा था कि यार एचटीएमएल के बिना तो तुम वेबसाइट ही नहीं बना सकते। बट ओनली एचटीएमएल से भी तुम वेबसाइट नहीं बना सकते। अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ, पहले का टाइम का ज़माना अलग था आज से 3-4 डेकेड पहले। 90s 50 1950s और 60s के टाइम की बात अगर मैं करूँ, तो ये एक ऑप्शन था कि हाँ, अकेले एचटीएमएल से काम हो सकता था, 36 था काम। ज़्यादा कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट राइट नाउ इन 2025 HTML or only HTML is not you can say sufficient to make a website because समझ लो कि यार तुम्हें कभी चल रहे हो बाहर कैफे वैफे में जा रहे हो कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके ऊपर स्किन ही ना हो सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हो कैसा लगेगा तुम्हें नहीं लगेगा ना अच्छा दैट्स दैट्स द थिंग देयर दैट्स द थिंग देयर HTML के अंदर भी अगर अगर HTML एक ढांचा है एक स्ट्रक्चर है तो जो CSS की अगर हम बात करें कैस्केडिंग स्टाइल शीट उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बन बन सकता है अगर तुम कमेंट में बताओगे तो बट सीएसएस की अगर हम बात करें कैस्केडिंग स्टाइल शीट की, तो ये जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं, ये क्या देती है एचटीएमएल को? ये एचटीएमएल को एक आप कह सकते हो चेहरा देती है। एक एचटीएमएल को आप कह सकते हो कि एक वेबसाइट को ये आइडेंटिटी दे देती है कि यार भैया तुम ऐसे दिख रहे हो, तुम्हारा हेडर कुछ इस तरीके का है, तुम्हारा जो मेन कंटेंट एरिया है वो कुछ इस तरीके का है, तुम्हारा फुटर कुछ इस तरीके का है एंड उसी से एक वेबसाइट बनती है। तो ये सीएसएस आप कह सकते हो कि सेम ही है, एचटीएमएल सीखते हो सीएसएस भी सेम ही है, तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ यार, सीख लोगे तो अच्छा है, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। नहीं, एचटीएमएल सीख रहे हो, सीएसएस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट एज़ मच एज़ एचटीएमएल। उसके बाद आ जाता है जावास्क्रिप्ट। अब ये देखो, ये एग्ज़ाम्पल तो तुम लोगों को बहुत समझ में आएगा। अ, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत ही अच्छे दिख रहे होंगे, उनका स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा होगा, हाथ-पैर सब अच्छे से काम कर रहे होंगे, बट ऊपर का एरिया थोड़ा खाली रहता है, ठीक है? हम सबके पास ऐसे लोग होते हैं, बट वेबसाइट के अंदर हम ये चीज़ कब बोल सकते हैं? जब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। क्योंकि देखो, अगर एचटीएमएल, सीएसएस जो 2 चीज़ें हैं, वो एक इंसान की पूरे इंसान को बनाती है, तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के ब्रेन को बनाती है, यानी कि वेबसाइट के ब्रेन को अगर हम टेक्निकली भाषा में बोले तो। क्योंकि देखो, अगर किसी यूज़र ने किसी बटन पे क्लिक किया, तो सर्वर से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, सर्वर को क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। मान लो कि यार मैंने कल को किसी वेबसाइट पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दिया, तो उसको किस तरीके से सिक्योरली सर्वर पे लेके जाना है ना कि वो बीच में किसी तीसरे बंदे को दे दे एंड मेरा डेटा लीक हो जाए। सो वो सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा? जावास्क्रिप्ट रखती है उन सारी चीज़ों का ध्यान। सो इन तीनों चीज़ों को मिला के इस ट्रायो को मिला के बनाया जाता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के नाम पे आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिलेंगे ऑनलाइन कि यार वेब डेवलपमेंट सीख लो, वेब डेवलपमेंट सीख लो। बट वेब डेवलपमेंट के अंदर होता क्या है? वेब डेवलपमेंट के अंदर ये 3 एसेंशियल कोर चीज़ें होती है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। एंड इसी से एक वेबसाइट बनाई जाती है। अब तुम बोलोगे कि यार फ्रेमवर्क्स के बारे में तो बताया ही नहीं, तो फ्रेमवर्क्स बेटा इनके ऊपर ही बनती है एंड फ्रेमवर्क्स थोड़े एडवांस होते हैं, सो बेसिक बिगिनर्स के बारे में अभी मैं सोच के नहीं चल रहा हूँ कि यार फ्रेमवर्क्स को आपको आपको फ्रेमवर्क्स की इतनी नीड होगी। अब जब टाइम आएगा, जब ऑडियंस ग्रो होगी, हम फ्रेमवर्क्स को भी लाएँगे। बट राइट नाउ एचटीएमएल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एचटीएमएल पे स्टिक करते हैं, देन सीएसएस, देन जावास्क्रिप्ट, देन फ्रेमवर्क्स। ओके, सो दैट वाज़ आवर रोल इन वेब डेवलपमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन कि यार कंक्लूजन क्या करे, सीखे कि ना सीखे कितना ना सीखे, वेल कितना सीखना है कितना नहीं सीखना है वो तो मैं बता दूंगा इस वीडियो में। बट एक चीज तो आपको अभी से ही माइंड में फिट कर लेनी है कि यार HTML के बिना तो वेबसाइट नहीं बनने वाली, ना ही वेब डेवलपमेंट होने वाला है। और ऐसा भी मत समझना कि यार HTML सीख लिया तो वेब डेवलपमेंट हो लिया, उसके आगे कुछ सीखना ही नहीं है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन तीनों को आपको बराबर बराबर सीखना होगा। स्पेसिफिकली ये एचटीएमएल का कोर्स है, इसलिए कंक्लूजन में मैंने ऐसा लिखा है कि यार एचटीएमएल के बिना तो तुम्हारी वेबसाइट बन ही नहीं सकती। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है कि यार तुम्हारा पिलर है वो इसी से ही खोदा जा रहा है, तुम्हारी बिल्डिंग इसी के ऊपर ही टिकेगी। सो दैट इज द थिंग देयर। और अगर कोई क्वेश्चन हो अभी के टाइम पे टाइम स्टैम्प लगा के बोलना। अभी अभी कितने हो रहे हैं, 10 मिनट और 26 सेकंड हो रहे हैं। तो अभी के टाइम पे कोई क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज टाइम स्टैम्प लगा के नीचे कमेंट में बोलना। एंड या दैट्स ऑल अबाउट थियरी। इतनी थियरी के बारे में हमें बात करनी थी। नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिकल वर्क। सो प्रैक्टिकल वर्क के लिए आ जाओ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं तो ऑलरेडी हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। बेसिकली क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। मैंने तो कर लिया है एचटीएमएल ट्यूटोरियल नाम से। उसके अंदर कुछ ये फ़ोल्डर है बट इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके ये जो खाली एरिया है इसके अंदर हम काम करने वाले हैं।
क्या काम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको जल्दी बता देता हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, सो राइट नाउ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस कोर्स में या फिर इस ट्यूटोरियल में स्टिक करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको चाहिए रहेगा एक ब्राउज़र, जो कि मैं मानता हूँ आपके पास ऑलरेडी होगा, वरना ये वीडियो कैसे देख रहे हो? डाउनलोड करके देख रहे हो? कोई ऑनलाइन देखो, पैसे मिलते हैं मुझे। एनीवे बट ब्राउज़र तो होगा ही आपके पास 99%। कई लोग मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे होंगे, कई लोग सफारी भी यूज़ कर रहे होंगे, कई लोग बोल रहे होंगे कि यार एज भी बढ़िया है। कौन है वो लोग? बट एनीवे हम बात कर रहे हैं गूगल क्रोम के बारे में, बिकॉज़ गूगल क्रोम के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जो कि हम वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको डाउनलोड कीजिए। अच्छा ब्राउज़र है, आपको मदद मिलेगी। एंड ना करना करना वो आपके ऊपर है, मैं आपको हाथ नहीं पकड़ सकता, बट करना इज़ गुड, रिकमेंडेड है। उसके बाद है वीएस कोड या फिर विजुअल स्टूडियो कोड, एनीवे व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। दिस इज आवर मेन एडिटर, कोड एडिटर। इसके अंदर हम सारी की सारी कोडिंग करने वाले हैं। आजकल तो ये बहुत ही नॉर्मलाइज हो गया है। हर कोई कोडिंग की बात आती तो वीएस कोड खोल देता है। बट एनीवे इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इधर आप क्लिक करिए एंड आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी करके रखा है। मैं 100 एमबी का नेट नहीं बाढ़ूंगा मेरा, बट आप कर लेना, ठीक है। मैंने तो करके रखा है, ये देखो हो के ही रखा है, बट मेरा आप ज़रूर से कर लेना, ठीक है गाइज़। सो ब्राउज़र को तो आपको पता है कि आपको किस तरीके से डाउनलोड करके सेटअप करना है। इसको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से सेटअप करना है। सो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए, इधर से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यू विल सी दिस एग्रीमेंट। अब ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, तो इसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर, कुछ इस तरीके से। दिस लाइसेंस अप्लाइज़ टू वीडियो स्टूडियो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। इस तरीके से पढ़ लीजिए, आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ये सारे चेक बॉक्स को ऐसे के ऐसे ही रहने दीजिए। अगर कोई चेक बॉक्स नहीं किया हुआ, तो उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करिए एंड इंस्टॉल पे क्लिक करिए एंड इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग। एंड उसके बाद अभी लॉन्च नहीं करना है, ठीक है? कई लोग बहुत ही एक्साइटेड में अभी लॉन्च कर देंगे, बट अभी लॉन्च नहीं करना है। हमें आना है वापस हमारे फ़ोल्डर में, जो कि मैंने इधर बना के रखा है एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स। आप भी कहीं पर भी डेस्कटॉप पे या फिर जहाँ पर भी आप अच्छी जगह पे कोडिंग की फाइल्स रखते हो अपनी, अगर सिस्टमैटिक ढंग से अपनी एक फ़ोल्डर बना के रखा है या फिर एक अलग ड्राइव एलोकेट करके रखी है जिसके अंदर तुम सारी चीज़ें रखते हो, तो उसके अंदर ही बनाना। मेरी तरह डेस्कटॉप वेस्कटॉप पे मत फैला देना सारी की सारी चीज़ें। बट अगर फैलाना है तो फैला भी सकते हो। इट्स ऑन यू बाय द वे, ठीक है? अगर कोई फाइल मिस हो जाती है तो। सो एनीवे राइट नाउ ये फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। व्हाट वी हैव टू डू इज़ राइट क्लिक। बट यार ये तो विंडोज़ 11 है, राइट क्लिक करने से क्या होगा? सो यू कैन आइदर डू शिफ्ट राइट क्लिक और इधर शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन विथ कोड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो जो बाकी के चेक बॉक्सेस जितने भी बाकी है उनको फिर से करो, ठीक है? फिर से करके आओ। इस टाइम स्टैम्प पे फिर से करके आओ। ओपन विथ कोड पे क्लिक करो एंड तुम्हें इधर ये मिल जाएगा तुम्हारा वीएस कोड। कुछ इस हालत में मिलना चाहिए तुम्हें अपना वीएस कोड। ज़्यादा वैसे मैंने इसके अंदर फैंसी किया नहीं है उसको, जैसा है वैसा ही है। बट लेट्स सी, कमेंट में लोग बता ही देंगे अगर फैंसी किया होगा तो। बट एनीवे व्हाट वी हैव टू डू इज़ फर्स्टली इंस्टॉल सम प्लगइन्स और यू कैन से एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन क्या करेगी? हमारी लाइफ को आसान करेगी। हमारी ज़िंदगी में जब हम कोडिंग के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें आसानी देगी। किस तरीके से देगी? फर्स्ट इज़ लाइव प्रीव्यू। ये क्या करती है? क्या इस साइड तुम अपना एचटीएमएल कोड लिखो एंड इस साइड उसका प्रीव्यू आ जाएगा। यानी कि तुम्हें ब्राउज़र खोलने की ज़रूरत ही नहीं। अब तुम बोलोगे कि यार गूगल क्रोम तो डाउनलोड किया, क्यों ब्राउज़र खोलने की ज़रूरत नहीं? सो वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है। आई मीन कि जब तुम बड़ी चीज़ों पे काम कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हो, यानी कि कुछ अगर इस तरीके का मामला, तब मत खोलना है इधर, तब तुम ब्राउज़र में जाके ही खोलना। बट अगर तुम्हारे पास इक्का-दुक्का लाइन है, तुमने 1-2 हेडिंग वगैरह डाली जो कि अभी हम डालने वाले हैं, तब लाइव प्रीव्यू इज़ गुड। सो इधर तुम्हें इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, जल्दी से क्लिक कर दो इंस्टॉल पे एंड इसको क्लोज कर दो। कर दिया? नाउ लेट्स कम हियर, वी विल मेक सम फाइल्स, बट बिफोर दैट वी आल्सो हैव टू ज़ूम इन ज़ूम आउट की कैपेबिलिटी चाहिए। यार एक तो ये जो नए-नए एडिटर्स होते हैं उनके अंदर ज़ूम इन ज़ूम आउट की कैपेबिलिटी क्यों नहीं होती है, वो मुझे नहीं पता। वैसे मेरे में ऑलरेडी ऑन है, आप लोग ऑन कर लेना एंड लेट्स मेक अ फाइल एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ऑलराइट गाइस, सो मैंने अपना माइक्रोफोन भी टिका दिया है। नाउ लेट्स कम हियर इन वीएस कोड। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस प्लस वाला जो बटन है उससे मैंने थोड़ा इसको बड़ा किया है। एनीवे न्यू फाइल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, index.html लिखेंगे। index.html इसलिए लिखा जाता है ताकि जो ब्राउज़र है वो उसको जल्दी से पकड़ ले। इसके रहस्य के बारे में और भी बात करेंगे डिटेल में। बट
हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यार हमारी ज़ूम इन, ज़ूम आउट वाली कैपेबिलिटी वर्क हो रही है कि नहीं एंड वो अच्छे से वर्क हो रही है। गुड, नाउ लेट्स डू कोडिंग बट बिफोर दैट मुझे एक चीज़ ऑन करनी है। आप लोग कर सकते हो अगर करना चाहो तो बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि करो क्योंकि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगी बट मुझे नहीं करेगी। क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं कौन-कौन सी कीज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इन बिटवीन जब भी ट्यूटोरियल के अंदर कुछ शॉर्टकट मारने की चीज़ आएगी, मैं यूज़ करने वाला हूँ शॉर्टकट्स को, ठीक है? सो प्लीज़ इसको ज़रूर से देखिए एंड फॉलो कीजिए, ठीक है? अभी आपको दिख रहा होगा कि यार मैंने शिफ्ट प्लस जो 1 वाला की होता है, जिससे हम एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप कर पाते हैं, उसको दबाया एंड मेरे पास इतना सारा कोड आ गया, बहुत सारा कोड आ गया, 11 लाइन का कोड आ गया देखा जाए तो। बट एनीवे इसको हम डिकोड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा टाइटल दे देता हूँ कि एचटीएमएल ट्यूटोरियल विथ ओमार, ठीक है? एंड लेट्स डिकोड इट कि यार क्या हुआ क्या इधर एक झटके में दुनिया ही पलट दी इसने। सो बेसिकली ये है डॉक टाइप एचटीएमएल। बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि ये कोड आना ही आना है इफ यू वांट टू क्रिएट अ बेस फॉर एचटीएमएल कोड। अब एचटीएमएल के लिए भी बेस आने लगा जी, तो थोड़ा ध्यान से समझना। इफ यू वांट टू क्रिएट अ बेस एचटीएमएल कोड, दिस इज अ बेस एचटीएमएल कोड। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है कि तुम्हारा ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो एचटीएमएल है। सेकंड इज एचटीएमएल है एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट बोला जाता है। हमने नहीं सीखा था थियरी में कि यार एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टैग्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा डिटेल्स देते हैं। सो समझ लो कि यार जो एचटीएमएल है वो हमारा टैग है, तो ये जो लैंग इज इक्वल टू ईएन है वो हमारा एट्रीब्यूट है। क्या एट्रीब्यूट ये देता है? आप मुझे कमेंट में बताना कि यार ये एट्रीब्यूट दे क्या क्या रहा है, ठीक है? एचटीएमएल तो टैग है वो मैंने बता दिया, एट्रीब्यूट भी ये है। तो एट्रीब्यूट क्या दे रहा है वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। उसके बाद है हेड। हेड के अंदर बेसिकली जो हमारे वेबसाइट का जो हेड होता है मैं आपको समझाता हूँ हेड। बेसिकली ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को हेड बोला जाता है। इसके अंदर टाइटल भी आता है, आप देख लो। जैसे कि इधर गूगल क्रोम द फास्ट एंड आगे कुछ लिखा है। तो ये टाइटल है, टाइटल को हम कहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारा टाइटल टैग है, उसके अंदर लिखा जाता है टाइटल को, ठीक है? और उसके बाद ये जो हेड है वो क्लोज़ हो जाता है। क्लोजिंग के अंदर क्या होता है, कई कुछ-कुछ जो हमारे टैग्स होते हैं एचटीएमएल के अंदर, वो सेल्फ क्लोज्ड होते हैं। जैसे कि ये जो डॉक टाइप एचटीएमएल है, ये एक पूरा अपना अकेला एक है, इसका कोई अलग नहीं है। बट अगर आप देखोगे हेड, तो हेड के अंदर ये ओपनिंग क्लोज़ है एंड ये जो क्लोजिंग वाला है ये, तो दोनों है। अब इसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? तो देखो ओपनिंग वाला तो एकदम सिमिलर दिखेगा, सिंपल सेम जो है वो। बट जो क्लोजिंग वाला होगा उसके अंदर ये एक स्लैश आएगा। तो इससे आपको पता चल सकता है। और अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में करना हो कि यार किस तरीके से इसको सेपरेट करके रखें, तो एक्सटेंशंस कुछ होती हैं एचटीएमएल की, बट वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वो आपकी लर्निंग पे अफ़ेक्ट करेगी एंड आप इस अभी के टाइम पे कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो बना नहीं रहे हो कि आपको क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है? सो जब तुम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब तुम ऑटोमैटिकली वो सारी चीज़ें फिगर आउट कर लोगे। राइट नाउ वी आर इन अ बॉडी टैग। जो बॉडी टैग होती है वो क्या होती है? लेट्स ओपन दिस पेज इन अ लाइव प्रीव्यू ताकि हमें पता चले कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या है इधर, मैं आपको एक और काम करता हूँ, मैं अभी आपको ब्राउज़र में खोल के दिखाता हूँ, फिर हम लाइव प्रीव्यू का भी यूज़ करेंगे। सो राइट नाउ वी हैव अ एम्प्टी व्हाइट पेज और यू कैन से एम्प्टी व्हाइट वेब पेज। सो अगर इसके ऊपर हम राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, तो क्या है हमारे पास हेड में कुछ है, कुछ चीज़ें हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये लाइव प्रीव्यू की है, सो उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके बाद ये जो मेटा डेटा है, टाइटल है वगैरह-वगैरह, बॉडी हमारी खाली है। सो बॉडी जो होती है वो मेन चीज़ होती है किसी भी वेब पेज पे। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर हमारा मेनली कंटेंट आता है जो कि हम लिखने वाले हैं। सपोज़ली कि मैं इधर लिख देता हूँ H1। अब देखो एचटीएमएल जो होती है वो केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर मैं ये कैपिटल में भी H1 लिखूँगा तो ये उसको स्मॉल h1 से भी रेफर कर सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। तो अगर मैं इधर लिखूँ हेलो आई एम H1 टैग एंड ये देखो आप साइड बाय साइड आपको दिख ही रहा है कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा है। सिमिलरली H1 की तरह हमारे पास H2, H3, H4, H5 और H6 तक होते हैं। सो हम उनको जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। सो मैं जल्दी से इनको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूंगा। एंड VS कोड की एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप इधर क्लिक करोगे एंड अल्ट की दबा के दूसरी जगह पे क्लिक करोगे तो दो कर्सर्स आ जाएंगे तुम्हारे पास। वैसे मुझे दो नहीं, मुझे तीन कर्सर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इधर H1 की जगह H2 लिख दूंगा एंड साइड बाय साइड यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे चेंजिंग किस तरीके से हो रही है। सो मैं इधर H2, H3, H4, H5 और H6 कुछ इस तरीके से लिखूंगा।
साइड बाय साइड आप लोग देख सकते हो कि ये किस तरीके से है। अब इसमें एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमें मिलती है हेडिंग्स, ये आपको ऑर्डर की तरह मिलती है। ऑर्डर की तरह मीन्स कि मान लो कि एक वेब पेज है जिसके अंदर एक तो सबसे पहले टाइटल हेडिंग या फिर जो मेन हेडिंग बोलते हैं वो हो गई। फिर उसके बाद हेडिंग नंबर 1 किसी भी एक पॉइंट है आपका कोई भी, उसकी एक हेडिंग हो गई। उसके बाद उस पॉइंट के बारे में कुछ डिटेल है। उसके बाद उसके अंदर कोई एक अलग से पॉइंट है, तो उसकी एक अलग हेडिंग हो गई। सो उसी तरीके से ये हायरार्की में एंड ऑर्डर में ये हेडिंग्स चलती है। ऐसा नहीं है कि यार अगर आपको छोटी हेडिंग चाहिए तो आप H6 लिख लो। नहीं, नहीं, नहीं। अगर आपको यू नो उस लेवल तक आप डीप डाइव कर रहे हो अपने वेब पेज में तभी आप H6 लिखो। नहीं तो फिर अगर आपको सिर्फ फॉन्ट साइज को छोटा करना है तो उसके लिए हम CSS का यूज़ करेंगे, ठीक है? सो ये जस्ट क्लेरिफिकेशन है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ यार बड़ी हेडिंग चाहिए तभी H1 लिखो, छोटा टेक्स्ट चाहिए तो H6 लिखो, ऐसा नहीं होता है। ये एक हायरार्की के लिए बनाई गई है, ठीक है? एंड अगेन मैं एक चीज़ क्लेरिफाई करूँगा, अगर आप इस H1 को इस तरीके से भी H1 लिखेंगे तब भी ये सेम परफॉर्म करेगा, क्योंकि HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। HTML को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल में लिख रहे हो या फिर स्मॉल लेटर में लिख रहे हो। बट रिकमेंडेड ये होता है कि यार आप स्मॉल लेटर में ही लिखें, कैपिटल में ना लिखें। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ। मैं इधर कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्रेस करके ये जो मेरा डाउन एरो की है उसको इधर लेके आऊँगा एंड इधर जो एच है उसको स्मॉल कर दूँगा, ताकि यार देखने में ऑड ना लगे, ठीक है? मुझे भी पर्सनली थोड़ा ऑड लग रहा था देखने में, दैट्स व्हाई मैंने चेंज कर दिया। सो ये तो हो गई भैया हेडिंग की बात, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैराग्राफ कि यार चलो हेडिंग तो ठीक है बट पैराग्राफ भी तो तुम कोई ऐड करोगे ना। तो फॉर पैराग्राफ सिंपल है, हमारे पास पी टैग होता है। पी टैग फॉर पैराग्राफ। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, ज़्यादातर ऑनलाइन अगर कोई हमारे पास है टेक्स्ट तो वो ले सकते हैं। बट अगेन वीएस कोड हम यूज़ करें तो कुछ फीचर्स लेंगे। तो उसके अंदर है ये एक फीचर लॉरेम। लॉरेम लिखने के बाद जैसे तुम इधर एंटर मारोगे तो ये देखो कुछ कुछ टेक्स्ट आ चुका है इधर साइड में, आप देख सकते हो कुछ टेक्स्ट आ चुका है। मैं इसको थोड़ा इधर नीचे ला देता हूँ एंड मैं इधर वर्ड रैप को टॉगल कर देता हूँ, वर्ड रैप। सो बेसिकली अगर आप इधर कंट्रोल शिफ्ट पी पे क्लिक करोगे तो आपको ये व्यू एंड उसके अंदर टॉगल वर्ड रैप दिखेगा। सो उससे क्या होगा कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल साइड बार है वो नहीं आएगा, ठीक है? सो ये हमारा पैराग्राफ था एंड ये था हमारा हेडिंग। सो हेडिंग एंड पैराग्राफ दो मेन चीजें हैं, ठीक है, एचटीएमएल के अंदर। अगर कोई और चीज़ें सीखो ना सीखो, मेन ये दोनों चीज़ें ज़रूर सीखना, ठीक है? तो उसके बाद और आगे भी चीज़ें सीखनी है, ठीक है? ऐसा नहीं कहना कि यार हमें तो सिर्फ़ 2 ही चीज़ें बताई गई थी, हम 2 ही सीखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको और भी चीज़ें सीखनी है। सो दीज़ 2 आर बेसिक्स, ओके? सबसे बहुत ही बेसिक्स में। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में या फिर ए एंकर टैग्स के बारे में। बट उससे भी पहले मैं आपको कमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि कमेंट्स आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेगी। आप अपनी कोडिंग जो लर्निंग जब आप करते हो या फिर कभी भी काम भी करोगे, तब आपको नोट्स लेने में या फिर कोड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने में फॉर अपने लिए, ना कि शो करने के लिए। मान लो कि यार मुझे तो लिखना हो कि यार दिस इज हाउ यू ऐड हेडिंग्स इन एचटीएमएल, ठीक है? सो मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूंगा तो ये तो दिख जाएगा ना, मुझे नहीं दिखाना है। मुझे इसको इस तरीके से रखना है कि यार मैं ही देख सकूँ जब, या फिर कोई ऐसा बंदा देख सके जो कि कोड लिख रहा है या फिर देख रहा है। सो फॉर दैट मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कमेंट कर सकता हूँ। कमेंट क्या होता है बेसिकली, कोई चीज़ को कुछ इस तरीके के सिंटैक्स में लिखो ताकि वो जो वेब ब्राउज़र है उसको पढ़े ही ना, वो उसको ऐसा समझ ले कि वो लाइन है ही नहीं। यानी कि अगर मैं इधर इसको कमेंट कर दूँ इस लाइन को, अब ये लाइन कमेंट कैसे हुई? तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बिठा के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको इधर कीबोर्ड शॉर्टकट्स में ले जाता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ ए ऐड लाइन कमेंट्स। तो आपको भी इधर वीएस कोड में आके ऐड लाइन कमेंट पे क्लिक करना है। कंट्रोल प्लस जो आपका स्लैश होता है ना नमपैड के अंदर स्लैश, उस पे आपको कर देना है इसको। इधर क्लिक करोगे कंट्रोल प्लस नमपैड कर देना है, एंटर मार देना है। इससे क्या होगा कि आप जब भी इसको प्रेस करोगे तो ये कमेंट अनकमेंट कमेंट अनकमेंट हो जाएगा। सो ये आपको थोड़ा हैंडी रहेगा अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है? सेम उसी तरीके से मैं इधर पैराग्राफ के लिए भी लिख देता हूँ और मैं इसको कमेंट करके दिखाता हूँ। सो मैंने इसको इधर लिखा, मैं इधर लिख देता हूँ हाउ यू ऐड पैराग्राफ्स इन एचटीएमएल, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। सो दीज वर द थिंग्स। नाउ आई विल शो यू हाउ टू ऐड लिंक्स, ठीक है? एक्सटर्नल लिंक्स की बात करते हैं एंड किस तरीके से उनको डाला जाता है। सो फॉर एक्सटर्नल लिंक्स हमारे पास होता है ए एंकर टैग। ए एंकर टैग इसीलिए बोला जाता है, अब देखो पैराग्राफ के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, हेडिंग के अंदर भी कुछ होते हैं, बट एक के अंदर हम ए एंकर टैग क्यों बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
तो देखो ए टैग आपको पता है कि यार वो एक लिंक के लिए है, ठीक है? बट उसका एक एट्रीब्यूट है एचरेफ। अब एचरेफ को अगर तुम नहीं लिखोगे ना, ये जो एचरेफ है, मैं इसको नहीं लिखूँगा ना, तो ए टैग का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? मान लो कि यार पी टैग के अंदर कुछ होता, पी टैग के अंदर वैसे कुछ है चीज़ें एट्रीब्यूट करने को, बट उसको नेसेसरी नहीं है कि आप एट्रीब्यूट लिखो तभी आप उसका यूज़ कर पाओगे। बट ए टैग के अंदर नेसेसरी है कि आप जो एचरेफ वाला एट्रीब्यूट है, उसको लिखो, वे वरना ये काम ही नहीं करेगा। अब क्यों काम नहीं करेगा? एचरेफ के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हमें डालनी पड़ेगी जिससे वो काम करे? तो भैया लिंक डालनी पड़ेगी, जिस भी चीज़ से आप लिंक करना चाहते हो वो। सो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर जाऊँ amazon.in, amazon.in पे जाऊँ, इसको कॉपी करूँ। मैं ये चेक कर रहा था कि यार इंडिया वाले पे ही ले जा रहा है कि नहीं, यूएसए वाले पे तो नहीं ले जा रहा ना, ठीक है। सो बेसिकली मुझे ये चेक ही करना था। मैं इसको कमेंट इस तरीके से ला देता हूँ, कॉपी पेस्ट करते हैं। अब देखो लिंक्स इधर नहीं दिखाएगी इधर। सो जस्ट मैं इधर से ये लिंक को कॉपी करूँगा। लिंक को इसलिए कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आएगी। वैसे मैंने इधर लिखा था www.in, बट मुझे ये जो एड्रेस था एचटीटीपीएस वाला, वो भी लेना था। सो मैंने वहीं से ही डायरेक्ट ले लिया। नाउ अभी मैं क्या करूँगा, इन बिटवीन में कुछ लिखूँगा। मैं लिखूँगा क्लिक हियर टू गो टू अमेज़न, अमेज़न, ठीक है। अब देखो अगर मैंने इधर अमेज़न ना लिखा होता, तो ये टेक्स्ट आता, ये लिंक आती, पर ये लिंक कहीं पर जाती नहीं, ठीक है। सो अगर हमें इस लिंक को वर्किंग करना है, अब देखो अब मैं सर इधर क्लिक करूँगा तो ये मुझे इधर ला रहा है। मैं अगर इधर क्लिक करूँगा, तो मुझे अमेज़न पे रीडायरेक्ट कर रहा है। सो सच अ कूल थिंग ना, आप क्या कर सकते हो इससे एक मिनी प्रोजेक्ट बन सकता है गाइज़। ये जो ए एंकर टैग है और ये जो इतनी 3 चीज़ें हैं ना, इन 3 चीज़ों से आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। बेसिकली एक बुकमार्क मैनेजर करके एक चीज़ आती है। अगर आप लोग बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फ्यूचर में वीडियो डाल रहा हूँ, ये जो वीडियो होगा उसके बाद में एक बुकमार्क मैनेजर, बहुत ही छोटा-सा प्रोजेक्ट है, बिगिनर्स लेवल का है प्रोजेक्ट। बेसिकली क्या करना है कि यार हमें एक ऐसी चीज़ बनानी है जिसके अंदर हम सारी की सारी जो हमारी फेवरेट वेबसाइट्स हैं या फिर डेली यूज़ की वेबसाइट्स हैं, उनको इस तरीके से ए एंकर टैग में लगा देते हैं, एंड जभी भी हमें कोई रेफर करना हो तो हम उस एचटीएमएल फाइल को खोलेंगे एंड उसमें से कोई भी लिंक पे क्लिक कर देंगे जो भी हमें जाना हो तो। सो ये एक बुकमार्क मैनेजर करके भी हो सकता है आपको अगर बनाना तो। मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो लाऊँगा तो उसकी चिंता मत करिए। लेट्स कंटिन्यू आवर कोर्स। सो ये थी हमारी ए एंकर टैग एंड उसके बारे में हमने बात की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमेजेस। इमेजेस किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज़ सी अ, आज के टाइम पे कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ता ज़्यादा। हाँ, पढ़ते हैं लोग टेक्स्ट, विकिपीडिया पे भी टेक्स्ट होता है, बट इमेजेस भी होती है ना देखने के लिए। सो इमेजेस को किस तरीके से ऐड किया जाता है एचटीएमएल में, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो इमेजेस को ऐड करने के लिए हमारे पास होता है आईएमजी टैग। आईएमजी टैग के अंदर 2 चीज़ें हमारे पास होती है या फिर कह सकते हैं 2 एट्रिब्यूट्स। अब आईएमजी टैग थोड़ा स्पेशल भी है क्योंकि ये देखो, ये इसकी क्लोजिंग नहीं है, ये सेल्फ क्लोज टैग है। अब तुम बोलोगे क्या सेल्फ क्लोज टैग और जो नॉर्मल टैग वो डिफरेंट होते हैं? हाँ, डिफरेंट होते हैं। कई टैग्स ऐसे होते हैं जो कि खुद ही बंद हो जाते हैं। कई टैग्स ऐसे होते हैं कि जिनको बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। आईएमजी टैग ऐसा है कि वो खुद ही बंद हो जाता है, उसको बंद करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो उसके लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आईएनजी के अंदर सबसे पहले हमारे पास 2 चीज़ें हैं। या तो हम लोकल मशीन से लाएँ, लोकल मशीन मीन्स कि हमारा कंप्यूटर या फिर जो भी सर्वर पे अगर तुम्हारे पास है तो सर्वर, या फिर हम ऑनलाइन थर्ड पार्टी वेबसाइट से ला रहे हैं। दोनों चीज़ें मैं समझाता हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं अभी इधर H2 को लेके आऊँगा। मैं ताकि इधर हेडिंग मार सकूँ H2। ये बंद क्यों हो गया भाई मेरा वेब पेज? कोई दिक्कत है क्या? मेरा वेब पेज दिख नहीं रहा। लेट मी गो टू माय वेब पेज। इधर अच्छे से दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा। क्या दिक्कत है? ओके, आ वापस आ गया। सो ये एक्सटेंशन कभी-कभी थोड़ी परेशानियाँ दे देती है, कोई बात नहीं। हम इधर क्या करेंगे, मैं थोड़ा इसको आइसोलेट रखना चाहता हूँ, तो मैं आई एम ए इमेज विथ लोकल मशीन, ठीक है? लोकल कंप्यूटर लिख देते हैं, मशीन थोड़ी ना है। सो लोकल कंप्यूटर से मैं लाऊँगा, किस तरीके से लाऊँगा दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लो मैं गया ऑनलाइन, मैंने सर्च किया मान लो कुछ भी कैमेरो, ठीक है? कैमेरो कार, अच्छी गाड़ी है, मुझे पसंद है। सो अगर आपको नहीं पसंद तो बात अलग है, बट जस्ट मुझे क्या चाहिए पता है? मुझे इस इमेज को सेव करना है। कहाँ सेव करना है? ये तो AVFI फाइल है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन इन न्यू टैब करूँगा। अब देखो ये इसकी क्वालिटी थोड़ी आपको मिल सकती है कि लो क्वालिटी है, बट कोई बात नहीं। अभी हम सिर्फ़ अपना काम कर रहे हैं, सो मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट आ नहीं रहा है, स्क्रीनशॉट आ नहीं रहा है, आ गया।
इसको मैं जस्ट इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ये कुछ निंजा टेक्निक भी है अगर आपको ऑनलाइन कहीं से भी इमेजेस की स्क्रीनशॉट लेनी हो तो। फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है कि यार आपको वो मिल नहीं सकता, क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी नहीं मिल सकती। अगर आप हाई क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है आपको तो इस तरीके से कर सकते हो। मैं इधर लिख देता हूँ कार पीएनजी। लेट्स गेट बैक टू आवर वीएस कोड। वीएस कोड के अंदर हम देखें तो यहाँ पे कार डॉट पीएनजी आ चुकी है। मैं इधर कार डॉट पीएनजी जैसे ही ऐड करूँगा तो ये देखो हमारी Camaro आ चुकी है। अब तुम बोलोगे कि यार ये अल्ट क्या है? अल्ट क्या है? मान लो कि यार अगर हम कार डॉट पीएनजी की कारा डॉट पीएनजी कर लेते तो इधर कुछ आ नहीं रहा है। बट मैं इधर लिख सकता हूँ कि यार माय फेवरेट कार इमेज, ठीक है? IMAG। सो ये इधर आ गया। यानी कि क्या होता था पहले के टाइम पे इमेजेस अच्छे से लोड नहीं हो पाती थी एंड आज के भी टाइम पे कभी-कभार इमेजेस अच्छे से लोड नहीं हो पाती है अगर सर्वर अच्छा नहीं है या फिर यूजर का इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो इमेजेस ढंग से लोड नहीं हो पाती है। उनको क्या मिलता है, उनको ये टेक्स्ट मिल जाता है कि यार भाई इमेज किस चीज के बारे में थी, ठीक है? बट अगर इमेज लोड हो जाती है तो वो टेक्स्ट चला जाता है। कुछ इस तरीके की चीज है। एक और चीज है हमारे पास इमेज टैग के अंदर, वो है विड्थ। विड्थ क्या करती है बेसिकली, उससे आप अपनी इमेज की विड्थ डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसको 256 पिक्सल की कर दूं या फिर 256 भी रखेंगे तो भी कोई बात नहीं। पिक्सल एक यूनिट है। यूनिट्स के बारे में आपको सीएसएस में ज्यादा समझने को मिलेगा, एचटीएमएल पे मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, उसके बारे में हम सीएसएस में जरूर बात करेंगे। बट राइट नाउ अगर हम इधर हाइट भी लिखे, अब देखो हाइट लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। मेरी जो 256 मैंने विड्थ लिखी थी तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी थी इमेज। बट अगर आपको है कि नहीं यार मुझे हाइट भी लिखनी है 156 या फिर 126, जो भी आपको लिखना हो, तब वो कर सकते हो। बट अगर इन दोनों में से कोई एक चीज करोगे, उप्स ये क्या हो गया। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज भी लिखोगे या फिर विड्थ लिखोगे या फिर हाइट लिखोगे तो जो दूसरी चीज होगी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ये एचटीएमएल की फीचर है, ठीक है? एंड मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको विड्थ सेट करनी हो किसी भी वेब पेज में, जो भी आप इमेज ऐड कर रहे हो, तो इधर इमेज टैग से करिएगा, ठीक है? इमेज टैग से नॉट टैग से, इमेज टैग से करेगा। क्योंकि क्या होता है पता है, एचटीएमएल जल्दी लोड हो जाती है वेब वेब ब्राउज़र में, बट सीएसएस को लोड होने में टाइम लगता है। तो अगर आप सीएसएस भी करोगे तो हो जाएगा, बट अगर एचटीएमएल से करोगे तो इधर ईज़ी है और जल्दी भी लोड हो जाएगा। और जो ब्राउज़र है वो अपनी कैशे में रखता है इन सारी चीज़ों को। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना, ठीक है? अब बात करते हैं कि यार लोकल कंप्यूटर से तो ठीक है, अब तुम अपने ऑनलाइन से ले निकाल के दिखाओ। ऑनलाइन कंप्यूटर ऑनलाइन, ऑनलाइन वैसे कंप्यूटर नहीं होता, सर्वर होता है, SERVER, ओके। इमेज विथ ऑनलाइन सर्वर। मैं अभी वापस से अपना ब्राउज़र खोलता हूँ एंड कमैरो कार, थोड़ी अच्छी नई कमैरो देखते हैं। विकिपीडिया वाली है, कोई बात नहीं, विकिपीडिया वाली कमैरो देखते हैं। विकिपीडिया इज़ ऑल्सो अ गुड वेबसाइट। मैं इसको क्या करूँगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये जो कॉपी है इसको कर लेंगे, इसको वापस से हम इधर आ जाता हूँ मैं अपने, एंड इधर मैं IMG टैग दोबारा लिखूंगा, ये जो लिंक है उसको कॉपी करूंगा एंड एज यू गाइस कैन सी आ चुकी है हमारी इमेज इधर। एंड इधर मैं फिर से लिख दूंगा माय फेवरेट कार इमेज, जिसको कॉपी करते हैं, ज़्यादा लिखा पट्टी नहीं करनी है। उप्स, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कमेंट हो गई। नकल करने में भी अकल चाहिए, ऐसी कहावत करते कहते थे बूढ़े बुजुर्ग, एंड सच भी है। नकल करने में भी अकल चाहिए। एंड मैं जो बाकी के जो टैब्स हैं उसको बंद कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। एंड ये देखो तुम्हें इधर इमेज मिल रही है, मैं इसको खामखा क्यों खोलूँ। थोड़ा ज़ूम इन करके दिखा दूँ क्योंकि छोटी-छोटी इमेजेस है। वो बड़ी लगाने का कोई मतलब भी नहीं है, छोटी ही अच्छी है। एनीवे, दीज़ वर आवर इमेजेस, ठीक है? ये थी हमारी ऑनलाइन इमेज, ये थी हमारी ऑफलाइन इमेज। तो इस तरीके से तुम इमेजेस को ऐड कर सकते हो। अब इमेजेस के बाद क्या? इमेजेस के बाद क्या वीडियो हो सकता है? हाँ, वीडियो भी हो सकता है। दिस इज़ हाउ टू ऐड वीडियो टू एचटीएमएल। अब वीडियो के अंदर भी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो किस तरीके से ऐड करते हैं। वीडियो हमारे पास टैग होता है जैसे इमेज होता है वैसे, बट इसके अंदर एक चीज़ कैश है, ये है कि हमारे पास इसके अंदर क्लोजिंग टैग होता है, इमेज के अंदर नहीं होता था, ठीक है? व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं देखता हूँ मेरे पास कोई वीडियो पड़ा है कि नहीं इधर, तो मैं आपको फटाफट से बता सकूँ कि हाँ यार इधर कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर मुझे इसको पॉज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, मैंने अभी एक वीडियो इधर ला दिया है, रील है एक, मैंने थोड़ी डाउनलोड की है। आपको सुनने में भी मज़ा आएगी। लेट्स पुट इट हियर। अगर मैंने इधर इसको डाला तो ये देखो ये आ तो चुका है बट अच्छे से नहीं दिख रहा है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, मैं इसको ब्राउज़र में खोल के दिखाता हूँ। तो ब्राउज़र में ये कैसे दिख रही है? दिख तो अच्छी रही है बट प्ले किस तरीके से होगी? ये तो सिर्फ़ एक इमेज आके बंद हो गई ना।
सो प्ले करने के लिए भी हम कुछ करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है वीडियो टैग के अंदर आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि यार जब भी वीडियो टैग हो तो तुम्हें ये एट्रीब्यूट देना पड़ता है कंट्रोल्स। जब तुम्हें कंट्रोल्स वाला एट्रीब्यूट दोगे तभी जो प्ले के बटन्स होंगे वो आएंगे। अब देखो अब मैं इसको इधर ले आऊँ। सो ये इस तरीके से आ रही है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इसको ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ। या फिर एक काम करते हैं, इसकी विड्थ को पहले थोड़ा कम ही कर लेते हैं, नहीं तो देखने में मज़ा नहीं नहीं आएगा। तो मैं इधर विड्थ लिखता हूँ, विड्थ 720 कर देते हैं विड्थ को। बड़ी बहुत लग रही है, ठीक है, कूल। एक और चीज़ मैं इधर एक बिया टैग ऐड कर देता हूँ। बिया टैग के बारे में अभी हम बात करते हैं बाद में। 1 क्या 2 ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए। एंड फिर ये देखो, तो कुछ इस तरीके से ये रील का तुम थोड़ा लुत्फ़ उठाओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रील क्या है। ये जैसे ही जैसे ज़िंदगी बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे लगता है कि कुछ नहीं कर पाया, ये कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ-कुछ दिन होते थे जब आपको वो मंज़िल बहुत दूर लगती है कि यार ये पता नहीं कैसे होगा। बट मुझे याद है माँ जब भी खाना खाते थे तो माँ साथ में बोलती, "तू क्यों सोच रहा है कैसे होगा? तेरा काम ही नहीं है वो कैसे होगा सोचना।" माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। माफी सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया आप उसको माफ कर दो। माफी में हीलिंग का पावर, बहुत बड़ा पावर है माफी का। जो भी बुरा होता है वो हमें बुरा लगता है, वो बुरा होता नहीं, उसका एक रीज़न होता है कि कुछ अच्छा होने वाला होता है या कुछ बेटर होने वाला होता है। आप अच्छे हैं, इवेंचुअली अच्छा होगा आपके साथ। आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, आप चुपचाप अपना काम करने लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स मुश्किल है, ऑफ कोर्स ये है, बहुत सारे इमोशंस हैं, कनेक्शंस ये वो, बट इवेंचुअली आपका काम बोलता है आपके लिए। टाइम लग सकता है पर अच्छी बात है, नींद अच्छी आएगी आपको। हम ये ध्यान नहीं देते, ये सब यहीं रह जाएगा भाई। जितनों के पहले थे वो कहाँ ले गए, वो सब दफन हुए हैं। ये जमी खाती है उनको, खुद से बोलती है कि मैं तुझे खाने वाली हूँ। पागल, तू क्यों इतना जोड़ रहा है, मेरे टुकड़े बना रहा है तू मुझ में ही आएगा। It's today, it's this second, you know. Just fill it up with whatever you can. Just enjoy it. Because your next second you don't know what's going to happen to you. ऑलराइट, सो अगर किसी का बुरा समय चल रहा हो, हर किसी का चलता है, बट अगर थोड़ा अच्छा लगा तो थैंक्स। मुझे भी ये रील मुझे मिली एक्चुअली, एंड मैंने सोचा क्यों ना इसको ऐड किया जाए वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही काम और इंस्पायरिंग लगा, काम नहीं, काम और इंस्पायरिंग। सो या दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। लेट्स मूव अहेड फॉर अनदर थिंग्स। हमने देखा कि किस तरीके से हम वीडियो वगैरह को ऐड कर देते हैं। राइट नाउ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ये जो कोड की फाइल है मैं ट्राई करूंगा इसको भी आपको दे दूं। मुझे कुछ रखना नहीं है, मुझे सबको देना है, क्योंकि मैं अगर ये ट्यूटोरियल बना ही रहा हूँ तो मैं क्यों क्यों अपने पास रखूँ, सबको दे ही दूंगा ना, ठीक है, ताकि हेल्प हो जाए किसी को देखनी हो तो। वीडियो अगर चाहिए तो फिर देखूंगा, ट्राई पे आ सके तो दे दूंगा, बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर ऑडियो टैग। वीडियो के बारे में बात कर ली, ऑडियो के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ऑडियो टैग को किस तरीके से हम टैकल करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। तो देखो ऑडियो ऑडियो भी एज सेम एज वीडियो, एसआरसी चाहिए रहता है। एसआरसी कहाँ से लाए? ऑडियो के लिए हम क्या कर सकते हैं जुगाड़, वो मैं देखता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि क्या ऑडियो हम ऐड करेंगे इसमें। ऑलराइट गाइस, बहुत मुश्किलों के बाद हमें एक सॉन्ग मिल चुका है। मैंने इसको इधर डाल भी दिया है मेरे फ़ोल्डर में song.mp3। सो लेट्स प्ले song.mp3, बट हमें कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि हमें वीडियो की तरह इधर भी कंट्रोल्स लिखने पड़ेंगे, कंट्रोल्स। एंड जैसे हम कंट्रोल्स लिखेंगे तो हमें ये आएगा, तो आप इसको भी सुन सकते हैं, थोड़ा नॉस्टैल्जिक है, मज़ा आएगा। Life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create. ऑलराइट, सो पता चल गया सबको कि सॉन्ग कौन सा है, अच्छा है। कॉपीराइट फ्री है, सो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसको भी मैं क्या करूँ, रखूँ या फिर कमेंट आउट कर दूँ? कमेंट आउट कर देता हूँ। वीडियो और ऑडियो को आप अनकमेंट कर सकते हो, सॉन्ग और ये जो रील, ये सारी जो इधर जो चीज़ें आएंगी वो सारी की चीज़ें एक काम करूँगा, मैं बंडल करके आपको दे दूंगा ताकि आप इनको अच्छे से यूज़ कर सको। एज इट इज़ ये फोल्डर ही तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। कूल। सो वीडियो, ऑडियो एंड साथ ही साथ में इमेज टैग हो चुका है हमारा, ठीक है। नाउ इन बिटवीन हमने बिया टैग के बारे में बात की थी, ठीक है। मैंने बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं अभी आपको बताता हूँ कि अब बिया टैग होता क्या है। सो देखो, हाँ, पहले क्या होता था, अभी की बात तो छोड़ो, पहले ऐसा होता था कि यार एचटीएमएल को से ही ज़्यादा वेबसाइट्स बनाई जाती थी। सीएसएस बहुत ही
फ्यू पीपल नोज अबाउट CSS, ठीक है, उस टाइम की बात है। तो क्या किया जाता था पता है तब, जो नए बिगिनर्स होते हैं उनको सिखाया जाता है कि यार तुम बीआर टैग का यूज करो। बीआर टैग बेसिकली वो टैग है जिससे तुम एक लाइन का ब्रेक ले सकते हो। यानी कि अगर मुझे इस हेडिंग या फिर इस इमेज इमेज टेक्स टैग, ये जो है हमारा, ये जो मेरा इमेज है, उसके नीचे ये जो स्पेस आ रहा है, मान लो कि मुझे एक और लाइन का स्पेस चाहिए, तो मैं इधर बीआर ले सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो देखो एक और लाइन का स्पेस आ गया। फिर करूँगा तो एक और आ गया। फिर करूँगा कि एक और आ गया। उसके बाद जस्ट जितनी मैं करता जाऊँगा उतनी मेरे को स्पेस मिलती जाएगी। सो बेसिकली ये लाइन ब्रेकिंग का हमारे पास टैग है। इसी तरीके से हमारे पास एचआर होता है। ऑफिस वाला एचआर नहीं। एचआर मीन्स की हॉरिजॉन्टल लाइन। सो अगर आपको एक डिवीजन रखना है किसी भी पेज के अंदर कि यार भाई ये डिवीजन ऊपर, ये डिवीजन नीचे, तो एचआर टैग से भी कर सकते हो। बट खैर अभी तो हम CSS से भी सारी चीजें कर सकते हैं, बट मैं ये बीआर और एचआर टैग के बारे में जरूर बताना चाहता था। सो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, बीआर और एचआर टैग, ठीक है। सो ये दोनों टैग्स हो गए। और इट्स अभी थोड़ी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो मैं इन टैग्स को बता तो रहा हूँ एज अ एजुकेशनल पर्पस, मैं आपको बता रहा हूँ इन सारे टैग्स के बारे में कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट इन रियल लाइफ हम इनका यूज नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास CSS के अंदर बहुत ही बेटर वेज है करने के लिए इन चीज़ों को। बट फिर भी एज अ नॉलेज, एज अ ट्यूटोरियल के अंदर हम चीज़ों को कवर करते हैं ना, तो उसी तरीके से मैं कवर कर रहा हूँ। सो आप इसको इस तरीके से देखिएगा, ठीक है। मान लो कि यार मुझे बोल्ड टेक्स्ट चाहिए, एकदम बोल्ड, पैराग्राफ के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ हे दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। अब ऐसा करने से तो नहीं आने वाला बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। सो बोल्ड टेक्स्ट के लिए एक सिंपल सा टैग है बी। बी टैग अगर मैं इसको इस तरीके से दे दूं, तो ये देखो ये ऑलरेडी बोल्ड हो चुका है क्लोज होने से पहले। सो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ। नहीं, इसके अंदर नहीं, रुक जाओ, मुझे इधर से ओपन करना पड़ेगा, ओपन इन ब्राउजर, या ये आ गया। सो बेसिकली ये देखो इधर बोल्ड टेक्स्ट आ चुका है। मुझे अगर इसको जूम करके दिखाना पड़े तो मैं जूम करके भी दिखाने के लिए रेडी हूँ। आप देख सकते हो जूम में भी आपको ये बोल्ड टेक्स्ट दिख रहा है। सो ये बोल्ड टेक्स्ट के लिए था। अब इसका एक और भी वर्जन है। अगर मैं इसको कंट्रोल डी करूँ, कंट्रोल डी मीन्स के कॉपी लाइन डाउन, एंड इधर स्ट्रॉन्ग लिख दूँ, तो ये सेम परफॉर्म करेगा। बोल्ड भी लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो, बट इनको हम यूज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसी लाइन को कॉपी लाइन डाउन करूं इधर सिंपली, मैं इसको थोड़ा एंटर मार के सही कर देता हूँ। ये जो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है मैं इसको निकालना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये जो टेक्स्ट है इसको लाना चाहता हूँ। हे दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। वैसे अब ये बोल्ड टेक्स्ट नहीं रहने वाला, अब होने वाला है ये इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। इटैलिक टेक्स्ट इक्वल टू हटा दो। अब इटैलिक के लिए एकदम सिंपल आई टैग का यूज करते हैं हम। सो जैसे मैंने ये आई लिखा, मैंने इधर से आई कट किया, ये देखो ये आई आ चुका है, ठीक है। हे बाद में आ चुका है, सो मैं इसको हे आगे ला देता हूँ। तो दिस इज एन इटैलिक टैग, दिस इज एन इटैलिक टैग, ओके। अब इटैलिक के लिए आई भी है, उसके बाद एक और टैग भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको सिंपली कॉपी करूँ, कॉपी करना है जनाब। सो कॉपी करने के बाद मैं अगर इधर EM लिख दूँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा गिरा हुआ दिखेगा आपको टेक्स्ट। में आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से दिखेगा। सो ऐसा तो सिमिलर ही दिख रहा है हमें, बट एक्चुअल में ये थोड़ा ज़्यादा गिर जाता है जब हम इसको EM करते हैं तब, ठीक है। आई डोंट नो कौन यूज़ करता होगा, बट ऐसा है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। सो दैट वाज फॉर इटैलिक। अंडरलाइन के बारे में साथ ही साथ बता ही देता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, अब बताया ही है तो। सो है दिस इज अ अंडरलाइन टेक्स्ट। अंडरलाइन टेक्स्ट, अंडरलाइन के लिए हम इधर यू का यूज करते हैं, एंड इधर भी यू। तो ये देखो ये अंडरलाइन इसके ऊपर आ गई है, ठीक है, इसके नीचे आ गई, ऊपर नहीं आई है, ठीक है। सो मैं इधर इसको भी एक कमेंट मार लेता हूँ कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML we don't use now in today's website, ओके। सो मैं इसको इधर से डबल कोट्स को सिंगल कोट्स कर देता हूँ ताकि ये सही लगे, एंड इसको मैं कमेंट मार देता हूँ ताकि ये दिखे ही ना, ठीक है। तो दिस वाज अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर एक और चीज आती है प्री टैग।
अब देखो पीटेक के आपको पता है पीटेक के से आप फैमिलियर हो ही ऑब्वियसली अभी तक हमने यूज़ किया है ट्यूटोरियल के अंदर। बट उसके अंदर चीज़ क्या है ना, अगर मान लो कि यार मैंने इधर ये लॉरम एप्सन है, मैंने इधर एंटर मारा, तो इधर कोई चेंज नहीं आने वाला। पी टैग बेसिकली एक ऐसा टैग है जिसके अंदर आप कितने भी आप लाइन ब्रेक कर दो कोड के अंदर, बट वो जैसा है वैसा ही रहेगा। एक सिंपल लाइन के अंदर ही आएगा। मान लो कि मैं इसको थोड़ा इस साइड खींच लूँ तो ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो आ जाएगा डायमंडिकली ऊपर। इसको थोड़ा उस साइड कर लूँ तो ये उस साइड आ जाएगा। तो बेसिकली पी टैग को इसी तरीके से बनाया गया है एचटीएमएल के अंदर कि वो रिस्पॉन्स करे स्क्रीन साइज से कि यार बड़ी स्क्रीन साइज है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एडजस्ट हो जाए, छोटी है तो उस तरीके से एडजस्ट हो जाए। ठीक है? बट समटाइम्स हमें ये चाहिए कि यार हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं हमें उसी तरीके से चाहिए। मान लो कि यार मुझे समटाइम्स ऐसा चाहिए कि मैं अगर हेलो लिखूँ, हेलो जी, फिर हेलो जी लिखने के बाद मैं एंटर मारूँ, हेलो जी लिखने के बाद एंटर मार के मैं बोलूँ अ, दिस इज़ ओमार शिफरेदी फ्रॉम स्किल कोड ट्यूटोरियल्स एंड फिर मैं थोड़ा पीछे आ जाऊँ एंड आई लाइक टू शो यू show you guys my new HTML tutorial। ठीक है। सो बेसिकली इधर हो क्या रहा है मैं ब्राउजर में दिखाता हूँ कि ये हेलो जी दिस इज ओमार शिफरेदी दिस साइड। अब देखो इसका फॉन्ट भी अलग है। सो ये प्री टैग है। प्री टैग बेसिकली क्या करता है, जिस तरीके से आपने लिखा होगा, मान लो कि मैंने इधर दिस इज के बाद एंटर मारा तो ये देखो दिस इज के बाद एंटर आ रहा है, शिफरेदी के बाद एंटर मारा तो शिफरेदी के बाद एंटर आ रहा है। मान लो कि यार ये खत्म हो गया, मैंने इसको साइड ले लिया तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब गाइस के बाद मैंने इधर एंटर मारा तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्यों यूज़ करना चाहिए? अगर आपको ऐसा टेक्स्ट चाहिए जो कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सको एचटीएमएल के ही अंदर, तब इसका यूज़ ज़रूर से करना चाहिए, ठीक है? सो ये तो हो गई भैया जी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, ईएमयू वगैरह, 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 वगैरह। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी एंड हमने समझ लिया। लास्टली हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, मीडिया वाले सेक्शन में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। समटाइम्स ऐसा होगा कि यार आपको कोई वेबसाइट को लिंक करना होगा, तुम बोलोगे कि लिंक तो हम ऐड कर ही देंगे ये एंकर टैग से। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि यार तुम चाहते हो नहीं यार मुझे लिंक ऐड नहीं करना, वो थोड़ा स्केची सा लगता है। कई 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 बार अगर आप यूजर को बोलते हो ना कि इस लिंक पे क्लिक करो, वैसे भी आजकल लिंक का बहुत ही लफड़ा हो रहा है। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि यार हम उनको डायरेक्टली प्रूफ ही दिखा दें कि यार हम कौन सी वेबसाइट का यूज करा रहा है। सो सपोज करो कि यार मुझे विकिपीडिया चाहिए मेरी वेबसाइट पे, विकिपीडिया का इंटरफेस मेरी वेबसाइट पे चाहिए, तो मैं किस तरीके से लाऊंगा? सो फॉर दैट आई यूज आई फ्रेम। आई ओनली डोंट यूज, एवरीबडी यूजेस, जिनको पता है आई फ्रेम्स के बारे में तो वो यूज करते हैं। बट इसको यूज करना इतना भी आसान नहीं है। मान लो कि यार कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको परमिशन ही नहीं देती, जैसे कि यूट्यूब या फिर अमेजोन, तब वो यूज में नहीं आएगा। बट अगर आप विकिपीडिया जैसी चीजों के बारे में बात करो, विकिपीडिया जैसी वेबसाइट्स के बारे में, तब वो दे देती है परमिशंस। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया। देखो इधर एक छोटी सी विंडो आ गई, मैं इधर ले जाता हूँ। ये देखो छोटी सी विंडो आ गई, इसको इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। नाउ बॉर्डर अगर मुझे देनी हो तो मैं इसको बॉर्डर भी दे सकता हूँ, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको 1920 विड्थ देना चाहूँगा। फिर मैं इसको इस तरीके से खोलूँगा तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो मैं इसको थोड़ा रीसेट भी कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हमें हाइट देनी पड़ेगी, ये इमेज की तरह ऑटो एडजस्ट नहीं करती है, तो मैं 9020/1200 हाइट दे देता हूँ। क्यों आ नहीं रही है मेरी हाइट? हाइट को क्या प्रॉब्लम है? सो 120, या फिर एक काम करते हैं ना, वर्थ को हम कर देते हैं 500, हाइट को हम कर देते हैं 800, वो भी सही रहेगा। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो ये देखो, ये छोटी सी विकिपीडिया का जो इंटरफेस है वो मेरी वेबसाइट के अंदर एम्बेड हो गया। कई बार बोलते हैं ना कि एम्बेड कर दो लिंक वीडियो, तो हमने पूरी की पूरी वेबसाइट ही एम्बेड कर दी गाइस। सो देख सकते हो इस तरीके से हम पूरी की पूरी वेबसाइट को ही एम्बेड कर सकते हैं अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर जब भी तुम वेबसाइट बना रहे हो तो। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जिस किसी भी वेंडर से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप ले रहे हो, ध्यान रखना कि वो परमिशन दे दे, वरना क्या होता है पता है, यूट्यूब जैसी चीजें It's परमिशन नहीं देती। अरे अरे अरे, 9:15. How ऐड am I मत already दिखाओ हमें, underwater? पैसा मत कमाओ हमसे ज्यादा। हम तो फिर भी फकीर आदमी है, झोला लेके निकल पड़ेंगे।
कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर मैं इधर wikipedia.org की जगह यूट्यूब डाल दूँ तो इट विल से दैट फाइल नॉट फाउंड। अगर मैं ये बेसिकली ये क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा ज़ूम इन करके पढ़ाता हूँ। यूट्यूब कैन नॉट बी फाउंड, इट मे हैव बीन रिमूव्ड, एडिटेड और डिलीटेड। ओके, यूट्यूब खाली यूट्यूब क्यों आ रहा है बे? खाली यूट्यूब तो हमने नहीं लिखा था भाई, क्या मसला है? ओके, सो खाली यूट्यूब नाम ही कॉपी हुआ है, सॉरी गाइज़। मैं आपको दिखाना कुछ और चाहता था, कॉपी कुछ और हो गया। सो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ सकता है कि यार यूट्यूब रिफ्यूज टू कनेक्ट, यूट्यूब नहीं चाहता तुमसे कनेक्ट करने के लिए। क्यों यूट्यूब? कुछ बोल नहीं सकता, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बड़े आदमी वाले लोग हैं, एनीवे ज़्यादा नहीं बोलते, वीडियो वीडियो डिलीट विलीट नहीं हो जाए, एनीवे। सो दैट वाज आवर मीडिया पार्ट, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देख ली, मीडिया पार्ट भी देख लिया। नाउ लेट्स कम टू लिस्टिंग टेबल्स, उनके बारे में बात करते हैं। फॉर्म्स के बारे में और बात करेंगे, और थोड़े सिमेंटिक टैग्स के बारे में बात करेंगे, एंड वीडियो को खत्म करेंगे। मुझे भी पता है लोग थोड़े ज़्यादा बोर हो चुके हैं, बट अगेन गाइस, मैंने नहीं बोला कि यार आप इस वीडियो को एक साथ ही देख दो, एक दो घंटे ही अपने बर्बाद कर लो। आराम से देखो, टाइम से देखो, समझते हुए देखो। एक साथ देखोगे पता नहीं चलेगा, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, ब्ला 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 ब्ला। ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे बोल बोल के। कॉपी करते हैं इसको। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद आता है हमारे पास लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या है? अब देखो, तुम में से कई लोग बोलोगे कि यार खिचड़ी हो गई है इधर, तो मुझे भी लग ही रहा है कि यार खिचड़ी तो हो ही गई है। सो मैं इसको थोड़ी अलग फाइल बना देता हूँ, लिस्ट डॉट एच टी एम एल कर देता हूँ। मैं अलग अलग फाइल इसलिए नहीं बनाता कि यार ट्रैक नहीं रहता है अलग अलग फाइल्स का। सो मैं लिस्ट डॉट एच टी एम एल कर दूँ ताकि इधर भी आ जाए। ऑलराइट गाइस, सो लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सो तो मैं इधर H2 हेडिंग दे देता हूँ, लिस्ट इन HTML। हमारे पास प्राइमरीली दो तरीके की लिस्ट होती है, एक्चुअली में तीन तरीके की लिस्ट होती है, बट मैं दो के बारे में बात करूंगा। अ, तीसरे के बारे में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है उसका। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल यूएल। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड एलआई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। li is equal to list item, ul stands for unordered list। ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 5 करने से मतलब मेरा कि ये मुझे 5 li चाहिए, ठीक है। सो मान लो कि मैं इधर नाम लिख रहा हूँ कि देव कुमार, नाम क्यों नहीं आ रहा भाई? भाईजान नाम क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, आ गया। थोड़ा देर से है बट आ गया। उसके बाद मान लो हिमेश, हिमेश आ जाओ, हिमेश, ओके। उसके बाद मान लो मनोज, उसके बाद आ, रहने दो राजेश, ठीक है। सो 5 नाम लिख दिए मैंने, कुछ भी रैंडमली लिए। सो ये क्या बेसिकली होता है कि यार आपको डॉट वाली चीजें मिल। सो बेसिकली मैंने इधर 5 नाम लिख दिए। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि यार इनके अंदर नंबर्स नहीं आते, आपको इस तरीके का स्क्वायर पैटर्न मिल जाएगा, या फिर स्क्वायर नहीं है वैसे, ये सर्कल है। सो हाँ, सर्कल पैटर्न मिल जाएगा। एंड दूसरी चीज होती है हमारे पास एल आई। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, H3 एक लिखूंगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट एग्जाम्पल। ऐसे ही H3 को कॉपी करेंगे, नीचे ले आते हैं। सो आई होप कि तुम्हें इसके साथ साथ हेडिंग जो है हमारे पास H1 से लेके H3 की, उसकी भी समझ आ रही है कि यार हेडिंग को मैं कब किस तरीके से कैसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास OL होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। एंड उसके अंदर भी हमारे पास सेम LI होता है, LI मल्टीप्लाई बाय मैं 5 कर देता हूँ। 55 नहीं बे, 5। वैसे 55 भी कर सकते हैं करने को। तो आप देखो, एक से लेके आपके पास 55 तक नंबर आया जाएंगे। सो कभी अगर ऐसा करना हो, वैसे मैं रेकमेंड तो नहीं करता, अगर आपको नंबर प्रिंट करने हो 1 से लेके 55 तक या फिर 100 तक लेटेस्ट से, सो आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके से LI फिर मल्टीप्लाई बाय 120 भी कर दो ना, मल्टीप्लाई माइनस नहीं भाई, मल्टीप्लाई बाय 120। सो देखो, एक से लेकर 120 तक नंबर्स आ जाएंगे। रेकमेंडेड नहीं है बट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको प्रिंट करने हो तो। बट मुझे 5 ही चाहिए। वैसे मैं इन एल को भी कॉपी कर ही सकता हूँ, खामा खा मेहनत करवा रहा हूँ मेरे कंप्यूटर से। सो ये नंबर्स में आ जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर आवर लिस्ट, यूएल एंड एल आई, ठीक है, सॉरी यूएल एंड ओएल, एल आई नहीं, एल आई तो दोनों में ही है। सो दिस वर आवर लिस्ट। लेट्स मेक अ टेबल। टेबल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, टेबल डॉट एच टी एम एल। और राइट, सो टेबल्स के बारे में भी बात करते हैं। टेबल्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास टेबल टैग होता है। टेबल्स टैग से हमारी चीज़ें स्टार्ट होती है और वो वहीं से भी एंड होती है।
टेबल टैग के अंदर हमारे पास 3 टैग होते हैं जिनको हम सिमेंटिक टैग बोलते हैं। एक तो होता है हमारे पास टी हेड, ठीक है? दूसरा होता है हमारे पास टी बॉडी एंड तीसरा होता है हमारे पास टी फुट, ठीक है? टी हेड होता है हमारे पास हेडिंग के लिए। अब ये देखो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन टैग्स को ऐड करने से, ये सिर्फ़ एसईओ के लिए है, ठीक है? सो इन्हें सिमेंटिक टैग्स बोला जाता है। अब जो मेन चीज़ होगी वो यहीं से होगी। टी हेड में हमारे पास हेडिंग वाला एरिया होगा, टी बॉडी के अंदर हमारे पास जो मेन डेटा है वो होगा एंड टी फुट में हमारे पास जो लास्ट में डेटा बचता है वो होगा। सो टी हेड के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास आएगा टीआर टेबल रो, पहली वाली हमारे पास टेबल रो आएगी। अब वो टेबल रो क्या होगी? हेडिंग तो बोल्ड होती है हमेशा, ठीक है? कभी टेबल रो जो हेडिंग है एंड जो डेटा है उनको सेम देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि जो हेडिंग होती है वो उनको थोड़ा-सा अलग दिखना पड़ता है ताकि पता चले कि हाँ यार वो हेडिंग है। तो उसके लिए हमारे पास होता है टैग टीएच। टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। सो मान लो कि मैंने इधर लिखा है नंबर, उसके बाद मैं इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करके दोबारा कॉपी करूँ। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया नेम, उसके बाद मैंने लिख दी मान लो ऐज। ऐज लिख देते हैं या फिर मान लो यूज़र नेम लिख देते हैं, यूज़र नेम। ऐज थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा फिर, बट या दैट्स ऑल राइट नाउ। सो ये हमारे टी हेड में आ गया, टी हेड का काम खत्म। अब टी बॉडी के अंदर हमारे पास टेबल डेटा जाएगा, तो मैं एक और टेबल रो बनाऊंगा। टी आर का मतलब होता है टेबल रो, याद रखना गाइस। टी आर का मतलब होता है टेबल रो, टी एच का मतलब होता है टेबल हेडिंग, टेबल हेड, कुछ भी बोल सकते हो टी एच का मतलब। अब जो आएगा टी डी आएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है गाइस, बट बेयर विथ मी, ठीक है? अब टीडी के अंदर सबसे पहले हम सबसे जो पहली वाली हमारे पास एंट्री होगी उसका नाम डालेंगे, तो पहले नंबर 1 है, फिर इसको कॉपी करेंगे, कट नहीं करना गाइस, कॉपी करना है। नाम में डाल देंगे देवांशु या फिर देव, जो भी अच्छा लगे। उसके बाद यूजर नेम डाल देते हैं स्किल कोड, ठीक है, 006, वट एवर यू वांट कॉल इट मैन। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो टेबल रो है पूरी की पूरी उसको ही कॉपी करूँगा, उसको फिर से पेस्ट करूँगा, तो ये देखो ये फिर से आ गया, मैं हैंग हो गया गाइस। एनीवे ये फिर से कॉपी पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है? मैं अभी डेटा चेंज नहीं कर रहा, उसके अंदर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। एंड ये जो टी फुट होता है उसके अंदर हम जब लास्ट डेटा ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। याद रखना गाइस, ये जो मैंने टी एच सॉरी टी हेड, टी एच नहीं, टी एच तो टेबल हेडिंग है, बट ये जो टी हेड है वो एक सिमेंटिक टैग है, यानी कि एसईओ के लिए ही है। टी बॉडी है, वो भी एक एसईओ के लिए है, टी फुट है, वो भी एक एसईओ के लिए है, एसईओ के लिए है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो कोई आपका टेबल बिखर नहीं जाएगा, कोई आपका डेटा कोई चोरी नहीं कर लेगा। इट्स जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज़। इफ यू वांट टू डू इट, यू हैव टू डू, यू शुड डू इट एक्चुअली इफ यू आर वर्किंग विथ प्रोफेशनल्स, बिकॉज़ वो इनका मायना रखते हैं। उनको आइडिया होता है कि यार हाँ भाई, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फुट में रख रखा था, तो कभी-कभार काम में आ सकता है। सो दैट इज़ ऑल, ठीक है? अब अगर आपको ये लग रहा है कि यार बहुत ही खिचड़ी मच चुकी है, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दीजिए। वैसे ऑलरेडी फॉर्मेटेड ही है, तो मैं थोड़ा ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो दीज़ आर आवर टेबल्स इन एचटीएमएल। आफ्टर टेबल्स, व्हाट वी हैव लेफ्ट फॉर लर्निंग इज़ फॉर्म एंड सिमेंटिक टैग्स, दोनों ही है, ठीक है? सिर्फ दोनों ही है। उसके बाद आपको खाली करता हूँ, बट फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। फॉर्म्स डॉट एचटीएमएल बनाते हैं। फॉर्म्स डॉट एचटीएमएल के अंदर मैं इसको भी इधर फॉर्म्स कर देता हूँ, ताकि ये भी फॉर्म्स का ही हमें डेटा दे, ठीक है? सो अगेन, एंड एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, लास्ट में हमने ये देखो, ये एचटीएमएल वाला जो था हमारा, जो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, जो टेबल था उसके अंदर हमने एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट यूज़ नहीं की, ठीक है? सो कई लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये तो यूज़ नहीं की, तुमने ये क्यों नहीं किया? सो एक बार अगर तुमने इंडेक्स में ये चीज़ें कर ली होती है, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोडक्शन में ऐसी गलतियाँ मत करना, डेवलपमेंट में चल जाएँगी, बट प्रोडक्शन में ऐसी चीज़ें मत करना, ताकि प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये जो टेबल है, अगर मैं सर्वर पे डाल दूँगा ना मेरे, तो अगर कोई ऐसा डिवाइस है जिसकी जिसकी विड्थ डिसाइड नहीं की है एंड ये जो टेबल के साथ ग्लिच कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा पेज ही नहीं काम करेगा। सो वो जो सारी चीज़ें मेटा डेटा है वो ज़रूरी है डालना। नहीं डालोगे तब भी चलेगी चीज़ें, बट ऐसा नहीं है कि अगर नहीं डाल रहे हैं और चल रही है तो चल रहा नहीं जाएगी, ठीक है? दैट्स ऑल आई एम सेइंग। लेट्स गेट बैक टू आवर फॉर्म्स। फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से फॉर्म्स को फिल अप किया जाता है। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म्स। फॉर्म्स के बारे में बात कर ले थोड़ी। आई नो कि तुम लोग भी थोड़े बोर हो चुके होंगे, अभी तक के टाइम पे 1 घंटे जैसा हो चुका है, बट कीप इट रियल रियल मैन, आपको सीखने की तो ज़रूरत है ही ना। सो
लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म्स। सो फॉर्म्स के लिए हमारे पास है फॉर्म टैग। एक्शन अभी हम कुछ नहीं लेंगे। एक्शन बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई सबमिट बटन क्लिक करे तो क्या एक्शन लिया जाए, उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बट वी आर एक्चुअली लर्निंग बेसिक्स। ओके, सो एक्शन इज नॉट हैपनिंग हियर। सो फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास इनपुट नाम का एक टैग होता है। अब नाउ आपको पता चलेगा कि एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है, एट्रीब्यूट्स का यूज क्या होता है, किस तरीके से उनको चेंज किया जा सकता है एंड क्या डिफरेंस मिलेगा अगर हम उनको चेंज करते हैं तो। सो देखो, इनपुट टैग एक है, बट उसके अंदर हमारे पास अलग अलग फील्ड है। आप इधर देख सकते हो, बटन है, बीटीएन है, सी है, चेक बॉक्स है, कलर है, डेट एंड टाइम है, लोकल है, ईमेल है, फाइल है, हिडन है, इमेज है, नंबर है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल वन विच इज टेक्स्ट। टेक्स्ट बेसिकली नेम बोल दो। अब ये बोलोगे कि यार ये नेम क्या एट्रीब्यूट है, तो ये नेम वो एट्रीब्यूट है जो कि ये जो डेटा आप इसके अंदर ऐड करोगे, जैसे कि मान लो ये मैंने अभी टेक्स्ट लिखा तो मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ गई। अब इसके अंदर मान लो कुछ भी चीजें मैंने लिखी एंड जब मैं इसको पे सबमिट पे क्लिक करूंगा ना, तब ये जो नेम वाली चीज होगी ना, नेम इधर ये जो लिखा हुआ होगा, वो मेरे बैकएंड वाली जो चीज़ है उससे मैच होना चाहिए। मान लो कि मैं फ्लास्क के अंदर बैकएंड बना रहा हूँ, तो जो फ्लास्क का जो वेरिएबल का नाम है एंड ये नाम है वो मैच हो गया, तो उस वेरिएबल में ये जो मेरी वैल्यू है इधर मैंने डाली है, वो स्टोर हो जाएगी। स्टोर हो जाएगी, देन मैं उसको बैकएंड से यूज़ कर सकता हूँ, मेरे एडमिन पैनल में भी ले सकता हूँ वगैरह, वगैरह, वगैरह और भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बैकएंड। पहले फ्रंट एंड ठीक से समझ ले ढंग से, 2-4 प्रोजेक्ट बना ले, फिर बैकएंड के बारे में ज़रूर से बात करेंगे। आईडी, आईडी एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैं अभी बताना नहीं चाहता था आपको, क्योंकि आईडीज़ एंड क्लासेस जो होती हैं वो सीएसएस के अंदर बताई जाती है, बट इसके अंदर है तो मैं बता देता हूँ। आईडी बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। यूनिकली आइडेंटिफाई मीन्स कि जो इंस्टाग्राम आप अगर चलाते होगे, मैं नहीं चलाता बट अगर आप लोग चलाते होगे तो आपको पता होगा कि हर एक पर्सन का यूनिकली आइडेंटिफाइड नाम है, ठीक है? कोई एक नाम दोबारा यूज़ नहीं कर सकता है एंड अगर करना भी है तो अंडरस्कोर एंड डॉट वगैरह वैसी चीज़ें करनी पड़ती है। सो उसी तरीके से ये आईडी है कि मैं सिर्फ ये जो मेरा इनपुट है, ये इनपुट वाली जो फ़ील्ड मैं आपको हाइलाइट करके दिख रहा हूँ, इसी को ही मैं एक आईडी दे सकता हूँ। अगर फिर मैं उस दूसरे कोई बनाऊँगा तो उसको मुझे अलग आईडी देनी पड़ेगी। मान लो कि मैं इसको नेम 01 दे देता हूँ, तो मैं ये नेम 01 किसी और को नहीं दे सकता, ठीक है? ये इससे एसोसिएट हो जाती है। बट राइट नाउ हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सो लेट्स यू नो क्लीन आउट। जिसकी ज़रूरत है हमें वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको थोड़ा फैसिनेटिंग लगेगी। मैं इधर लिख देता हूँ नेम। तब आप देखोगे कि यार ये इधर तो नेम लिख के आ गया है, मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं। सो ये नेम इसलिए लिख के आ गया है कि ये आपको हिंट दे रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी फॉर्म भरते हो ना, आपको हिंट मिलती है कि यार इधर ये लिखना है, इधर वो लिखना है। तो उसी तरीके से जब मैं इधर ये लिखूंगा ना कि यार माय नेम इज़ ओमार, मोआर नहीं ओमार, तो वो चला जाएगा। सो बेसिकली वो एक प्लेस होल्डर था, ठीक है? सो जैसे हमारे पास नेम है, उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी और भी चीज़ें हैं करने के लिए। जैसे कि पासवर्ड। अब देखो, टाइप के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की, टाइप के बारे में बताता हूँ। सो मैंने जैसे कहा था ना कि आप एट्रिब्यूट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, अगर आप नहीं दोगे तो पता चल सकता है कि अगर आपने चेंज किया तो क्या हुआ। तो देखो, इधर टाइप पहले तो टेक्स्ट था, ठीक है? अब मैंने इधर पासवर्ड कर लिया, मैंने इधर ईमेल भी कर देना है, ठीक है? मैंने इधर ईमेल भी कर देना है एंड मैंने इधर फाइल कर देना है। तो एक तो आपको डायरेक्टली डिफरेंस मिल जाएगा। इधर आप बोलोगे कि यार कौन सी फाइल मैं इधर डालूँ, तो कोई भी कुछ भी डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो ये देखो ये फाइल मेरी चूज हो चुकी है, ठीक है? अब अगर मैं इसको रिलोड मारूंगा तो वो चली जाएगी फाइल, ठीक है? अब थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए मैं इधर बी आर टैग 2 बार यूज करना चाहूंगा, ताकि ये थोड़ी स्पेसेस आए इनके बीच में। तो बी आर टैग वंस, बी आर टैग ट्वाइस, बी आर टैग थ्राइस, थ्राइस नॉट फ्राइस, थ्राइस। एनीवे, प्लेस होल्डर्स मैंने चेंज नहीं किए, इसलिए प्लेस होल्डर में नाम वही नेम आ रहा है, बट अगर मैं इधर पासवर्ड को पासवर्ड और ईमेल को ईमेल कर दूँ तो वो आ जाएगा। सो मान लो कि मैंने इधर नेम लिखा कि यार मेरा नाम है ओमार, ठीक है? ओमार। पासवर्ड में मैंने लिख दिया क्यों बताऊँ तुम्हें पासवर्ड, ठीक है? तुम अपना लिखो एंड उसके बाद मैंने लिख दिया ओमार शुफरेदी। ऑलराइट गाइस, सो बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी थी, तो मैं अभी आपको क्लियरिफिकेशन कर दूं, थोड़ी कुछ चीज़ें मैंने इधर उधर कर दी हैं। सो बेसिकली मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की है वो मैं आपको बता दूं। पिछली क्लिप से मुझे पता चला कि मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कलर का ऐड किया है, कलर प्लेट।
तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि यार अगर मैं इधर उमार लिखूँ, पासवर्ड कुछ भी लिख दूँ, ठीक है? वीडियो चालू है? हाँ, चालू है। एंड उसके बाद जो मेरा ईमेल आईडी है वो लिख दूँ दैट आई एम गूगल @करोड़पति.com, ठीक है? उसके बाद फ़ाइल कुछ भी चूज़ कर सकते हो तुम, कलर मान लो कि यार मैं रेड कलर हूँ, सबमिट करो तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्म बन जाएगा। अब तुम बोलोगे कि यार इसको बैकएंड से किस तरीके से कनेक्ट किया जाए? तो हमने स्टार्टिंग में देखा था क्लिप के कि हमारे पास एक फॉर्म के अंदर एक्शन करके बटन आता है। बटन नहीं आता उसको एट्रीब्यूट बोला जाता है। सो उस एट्रीब्यूट को हमें उस तरीके से लिखना पड़ेगा, या तो हम गेट रिक्वेस्ट मार सकते हैं या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकते हैं। गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, वो बैकएंड का टॉपिक है। सो बैकएंड का टॉपिक अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? सो दिस इज आई गेस इनफ फॉर द फॉर्म्स, बिकॉज मैं आपको लिबर्टी देता हूँ, मैं आपको एंकरेज करता हूँ कि यार आप खुद ढूंढो। क्योंकि देखो अगर आप खुद ढूंढोगे तो आपको और भी मजा आएगा। जैसे कि मुझे एक चीज़ नहीं पता है इसके अंदर, मुझे बहुत सारी चीज़ नहीं पता है इसके अंदर। मान लो कि यार अ, मुझे ये नहीं पता रेंज क्या होती है, तो ये देखो ये रेंज कुछ इस तरीके की आ गई। मुझे सच में नहीं पता था कि यार ये रेंज कुछ इस तरीके की भी होती है। अगर मैं गूगल क्रोम पे देखो तो ये देखो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती है, ठीक है? सो आपको जो चीज़ नहीं पता है उसको आप फाइंड करो। आपको एकदम सिंपल सा मैंने आपको पहले तो बता दिया हाथ पकड़ के कि यार किस तरीके से सिंटैक्स लिखना है। जस्ट आपको टाइप चेंज चेंज करके देखना है कि यार क्या-क्या टाइप और भी हो सकता है, ठीक है? एंड उससे तुम्हारा फॉर्म का काम 36 हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द फॉर्म्स। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द सिमेंटिक टैग्स। उसके बाद डिव और स्पैन है, दोनों ही चीज़ें हैं। उसके बाद तो मैंने भी घर जाना है, ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट देम। सो सबसे पहले सिमेंटिक अंडरस्कोर टैग्स डॉट एचटीएमएल। ये देखो एक फाइल अगर तुम नहीं बनाते हो तो फिर सारी की सारी फाइल नहीं नहीं बनानी पड़ती है, ठीक है? सो इसीलिए मैं वो इंडेक्स को छोड़ नहीं रहा था, बट कोई बात नहीं। सीमेंट semantic tags and HTML। वैसे भी वो फाइल थोड़ी ज़्यादा ही अ, खिचड़ी बन चुकी थी उसके अंदर सारी चीज़ों की। तो एनीवे सिमेंटिक टैग्स के बारे में बात करते हैं कि यार वो क्या होते हैं एंड हम उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो सिमेंटिक टैग्स के बारे में बात हो रही थी, मैं थोड़ा पानी वानी पीने चला गया था, बट लेट्स फोकस ऑन सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स में सबसे पहले आता है हमारे पास हेडर, डर HEADER, हेडर, हेड के बाद हेडर। उसके बाद आता है मेन। उसके बाद आता है फुटर। अब बेसिकली ये करता क्या है, ये डिवाइड करता है तीन हिस्सों में किसी भी वेब पेज को। हेडर के अंदर क्या मेनली चीज़ें आती है, क्या नया नया बार आ चुका है। फिर अगर कोई और कंटेनर आना चाहता है, मान लो कि यार कुछ और चीज़ें हैं ऊपर की साइड में, तो वो आ सकती है, ठीक है? मेन के अंदर हमारा मेन कंटेंट आ जाता है कि मेन वेब पेज पेज कंटेंट कंटेंट हियर, ठीक है? उसके बाद फुटर में आता है हमारे पास कॉपी, राइट? एंड और क्या होता है हमारे पास, मीडिया लिंक्स। मीडिया MEDIA लिंक्स होता है ना, कई वेबसाइट में एंड में होती है सारे मीडिया लिंक्स वगैरह वगैरह वगैरह। सो बेसिकली क्या होता है पता है, आप क्या कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो, आप हिस्से बना रहे हो एक पेज के। उसके अंदर ये कह रहे हो कि यार जो सबसे पहले वाले थोड़े हिस्से हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पहला समझते हो। आप इतने हिस्से को पहला समझते हो या फिर इतने हिस्से को पहला समझते हो, वो आपके ऊपर है। बट जितना भी हिस्सा आपने पहला समझा हुआ है, यानी कि फर्स्ट हाफ समझा हुआ है, उसको आप हेडर डिक्लेयर करते हो। हेडर के अंदर सारी की सारी चीज़ें जो ऊपर रहती है वो आती है। उसके बाद जो मेन पेज होता है, मेन पेज क्या कहा जाता है कि जो मेन चीज़ें, जो मेन एक्शंस होते हैं, वो मेन जो होता है हमारा एलिमेंट उसके अंदर होते हैं या फिर सिमेंटिक टैग्स के अंदर होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो मेन हमारा टैग है, ये सिमेंटिक टैग, उसके अंदर सारा का सारा मेन कंटेंट रहेगा। एंड जो फुटर है उसके अंदर हमारा कॉपीराइट, उसके बाद और भी लीगल चीज़ें या फिर मीडिया लिंक्स, सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें उधर हो जाती है, ठीक है? सो वो होता है हमारे पास सिमेंटिक टैग्स, ठीक है? एंड आई गेस कि इतनी ही आपको जानने की ज़रूरत है, और तो कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं है। एक ट्यूटोरियल के अंदर तो इतने ही आपको काफ़ी है जानने के लिए। एक और चीज़ होती है जो कि मैं आपको बता ही देता हूँ साथ-साथ में। और साइड एक होता है, आपको कई बार साइड बार में कुछ मिलता है, जैसे कि कुछ होती है ना वेबसाइट्स जो आपको कोर्स या फिर ऐसी चीज़ें बताती हैं जिनके अंदर
एक लिस्ट होती है कि यहाँ पे मॉड्यूल 1 ये है, मॉड्यूल 2 ये है, मॉड्यूल 3 ये है, तो वो असाइड में आ जाता है, ठीक है? सो साइड वाली जो चीज़ें होती है उनको इसके अंदर यूज़ किया जाता है। एंड या दैट्स ऑल फॉर द सिमेंटिक टैग्स। और भी होते हैं, आर्टिकल होता है एंड 2-3 और भी टैग्स होते हैं, बट मैं आपको वो बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप इतने टैग्स समझिए एंड उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रैक्टिस इज द मेन थिंग, ठीक है? ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आपको 2 प्रोजेक्ट्स या फिर 3 प्रोजेक्ट्स, आई डोंट नो, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। मे बी 5 प्रोजेक्ट्स भी बनाऊँ छोटे-छोटे वाले, 15-15, 20-20 मिनट के, एचटीएमएल में, ओनली एचटीएमएल में, जिनसे हमें हेल्प हो सके, जिनसे हमारे ये जो टैग्स हमने जो सबसे पहले सीखे कि यार ए टैग को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, आई फ्रेम को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, लिस्ट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उनको सीखे, ठीक है? विद दोस्त मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ जो कि क्वाइट ऑफ इम्पोर्टेंट है। डिव एंड स्पैन, आई गेस मुझे इसको अलग ही बताना पड़ेगा क्योंकि ये अलग में ही अपना टॉपिक है। कई लोग बोलते हैं ना कि यार एचटीएमएल पढ़ा है तो एंड डिव और स्पैन नहीं पढ़ा है तो क्या पढ़ा है? तो डिव और स्पैन के बारे में भी बात कर देते हैं। डिव एंड स्पैन डॉट एच टी एम एल, ठीक है? डिव और स्पैन डॉट एच टी एम एल, अपना जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको डाल देते हैं। डिव एंड डिव एंड SPAN, स्पैन, ओके। उस तरीके से इसको मैं बंद कर देता हूँ ड्रॉअर को। इसको थोड़ा मैं साइड ला देता हूँ। वर्ड रैप को थोड़ा टॉगल कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे। नाउ डे और स्पैन के बारे में बात करते हैं। देखो, HTML के अंदर एक चीज़ मैं और भी बताना भूल गया जो कि मैं अभी बता देता हूँ। HTML में 2 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं या फिर 2 टाइप के टैग्स होते हैं। एक तो होता है ब्लॉक लेवल टैग्स या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, एंड दूसरे होते हैं इनलाइन टैग्स या फिर इनलाइन एलिमेंट्स। HTML के अंदर कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लॉक लेवल होते हैं। ब्लॉक लेवल का मतलब ये होता है कि जो जगह पे वो होते हैं वो पूरा का पूरा एरिया घेर लेते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, index.html के अंदर, मैं इधर index.html ओपन करता हूँ, index.html, तो देखो हमारा जो हेडिंग टैग है वो भले ही इतनी ही स्पेस ले रहा है। कितनी स्पेस? इतनी ही स्पेस लेता है। मैं आपको ये ऑनलाइन ब्राउजर में बताऊंगा क्योंकि ये हाईलाइट करके दिखाएगा। इसकी एक्चुअल स्पेस तो इतनी है, बट अब हमें ये इतनी जगह फ्री में मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं इस पे हाईलाइट करूंगा तो ये जो ब्लू लाइन है ना, ये लाइन इसने घेरी हुई है। क्या किया हुआ है? घेरी हुई है। फिर H2 में भी ऐसा है, H3 में भी ऐसा है, H4 में ऐसा है, H6 तक ऐसा है। पैराग्राफ में भी सेम है, पैराग्राफ में भी ऐसा ही है। ये जो हमारा ए है ना, ए देखो आप, ए के अंदर ऐसी चीजें नहीं है। ए के अंदर क्या हुआ है? ए जितनी चीजें, जितनी जगह उसको चाहिए ना, उतनी ही जगह उसने ली है। मान लो कि यार इसके बगल में एक और लिंक होती तो वो बगल में और लिंक आ जाती, ठीक है? फिर ये हेडिंग, फिर ये इमेज, इमेज ने भी जितनी जगह उसको लेनी थी उतनी जगह ली है। ये तो खैर हमारा एचआर टैग है जो कि एचआर टैग ही है। उसके बाद ये जो और है हमारा इमेज वो सर्वर वाली है हेडिंग, वो भी जो ब्लू लाइन आप देखो कि इसने पूरी की पूरी विड्थ ले ली है, पूरे की पूरी जितने भी पेज की जगह है वो ले ली है साइड में। सो इनसे क्या पता चलता है हमें? इनसे हमें ये पता चलता है कि यार हमारे पास 2 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है ब्लॉक लेवल जो कि पूरी की पूरी जगह ले लेते हैं। एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स जो कि अपने को जितनी जगह चाहिए उतनी ही जगह लेते हैं, उससे ज़्यादा जगह को लेते ही नहीं है। अब क्या अब प्रॉब्लम क्या आती है पता है? कई बार ऐसा होता है कि यार हमारे पास ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया, तो उसके बाजू में इनलाइन नहीं आ सकता, ठीक है? एंड अगर इनलाइन एलिमेंट आ गया तो उसके नीचे ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि यार इमेज को आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट मान लेते हो कि यार ये तो देखो इसके, इसने भी तो जगह ली है। भाई इसने जगह नहीं ली है, इसने आपने जितनी जगह ली है, बट ये जो हमारा ऑनलाइन सर्वर वाली जो हेडिंग है, उसको एक पूरी जगह चाहिए, पूरी विड्थ चाहिए, ठीक है? कभी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट साथ में नहीं आ सकते। ये चीज़ आप नक्की करके रख लो माइंड में, ठीक है? विद दोस्त मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारा डिव है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, एंड जो हमारा स्पैन है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। लेट्स टॉक अबाउट दैम। सो मैं अगर डिव अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर स्पैन लिखूँ तो हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। लेट्स मेक अ डिव। डिव के अंदर मान लो मैंने लिख दी, लेट्स मैं एक हेडिंग लिखता हूँ। हेडिंग हेलो, आई एम इन डिव, ठीक है? कंट्रोल सी भी करा, या फिर पैराग्राफ ही लिखते हैं, एक पैराग्राफ
लॉरम कुछ भी पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। स्पैन, स्पैन के अंदर हम लिखते हैं इमेज, कार डॉट पी एन जी। अल्ट के अंदर कुछ लिखना है की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। विड्थ 250 टू 240 240 लिख देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को बताने के लिए मैं एक चीज़ करने वाला हूँ। मैं थोड़ी सी एस एस ऐड करने वाला हूँ। स्टाइल कलर इज इक्वल टू मान लो कुछ ये टोमेटो, सॉरी कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर। तो ये बैकग्राउंड कलर पूरा का पूरा है। अब स्पैन की बारी। स्पैन के अंदर जैसे मैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर एंड मैं इसको एक्वा करूँगा तो ये देखो, मैं आपको गूगल क्रोम के अंदर इंडेक्स नहीं, डेव अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर स्पैन लिख के दिखाता हूँ। तो देख सकते हो आप लोग कि क्या इधर हो रहा है। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है हमारा डेव, मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखाता हूँ। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है हमारा डेव जो कि पूरी की पूरी विड्थ को घेर रहा है एंड जो उसका कलर है वो भी आ रहा है। अब अगर मैं इस डिव के अंदर अगर इमेज डालता तो क्या वो इनलाइन रहती या फिर ब्लॉक लेवल हो जाती? आइए देखते हैं। मान लो कि मैंने इसी सेम इमेज को अ, इधर इसके अंदर डाल दिया, तो देखो आप, भले ही मेरी इमेज इनलाइन है, उप्स मैंने ये क्या खोल दिया, भले ही मेरी इमेज इनलाइन है, इसके अंदर रिफ्रेश नहीं हुआ क्या? हाँ अब हो गया। भले ही मेरी इमेज इनलाइन है बट फिर भी ये जो डिव है वो जगह तो घेरेगा ही। क्यों? क्योंकि इट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब इसका तोड़ क्या है, उपाय क्या है? क्योंकि हमें डिव का यूज ज्यादा करना होता है हमारे उसके अंदर वेब डेवलपमेंट के अंदर स्पेन का हम थोड़ा कम करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होता है फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर, जो कि हम सीएसएस में टैकल करेंगे, सीएसएस में देखेंगे। बट मुझे आपको सिर्फ इतना बताना था कि कभी भी जीवन में डिव का यूज़ करो तो एक चीज़ याद रखना कि डिव पूरी की पूरी विड्थ ले लेगा, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है एंड जो हमारा स्पैन है वो जितनी ज़रूरी विड्थ है उतनी ही विड्थ लेता है एंड वो एक हमारा इनलाइन एलिमेंट। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ये जो सारी की सारी रिसोर्सेज हैं एंड प्लस ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, ट्यूटोरियल की स्लाइड को छोड़ के एंड या डॉक्स को छोड़ के ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जानी है। इसके अंदर सारे के सारे जो टैग्स हो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने नहीं भी पढ़ा है उनके बारे में भी लिखा है, उनकी शॉर्ट टर्म जो डिस्क्रिप्शन होती है वो भी लिखी है। सो जाके इसको ज़रूर से ग्रैब करना, ये पूरी की पूरी ज़िप मिल जाएगी आपको। अभी ये एक चीज़ नहीं, मैं सारी की सारी ज़िप दे दूँगा ताकि आप लोग अच्छे से अपनी ये जो रेफरेंस है वो ले सके। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, स्किल को ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि हम क्या-क्या अपडेट करें हमारे कोर्स में। मैं क्या-क्या पर्सनली अपग्रेड करूँ, किस तरीके से आपको और अच्छे से इंट्यूशन से पढ़ाऊँ, किस तरीके से आपको इनोवेटिव चीज़ें बताऊँ। क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे कॉन्सेप्ट्स को बताना अच्छा लगता है। मैंने बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ों को सीखा है। मैंने बहुत रफ़ तरीके से इन सारी चीज़ों को सीखा है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छे एकदम सीमलेस वे में आपको समझाऊँ एंड दैट्स व्हाई आई मेड इट दिस स्किल कोड ट्यूटोरियल्स चैनल एंड आई होप कि आपको भी ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। एंड या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।